और अब हम डॉक्टर अनुराग जी को वेलकम करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो डॉक्टर अनुराग आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू आज वेरी मच सर, सेशन थैंक में यू जी। और अब हम लोग लोगों के क्वेश्चंस भी लेना शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा लाइव इसको कर दूं शुरू, और उसके बाद हम लोग इसको अभी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी बस एक सेकंड मुझे आप दीजिए। तो हम लोग YouTube पे भी लाइव हो रहे अरे अब हैं। हम YouTube पे भी लाइव हो चुके हैं। YouTube, Zoom और Facebook तीनों पे हम एक साथ लाइव हैं। जी बिल्कुल, दोनों पे हम लोग लाइव, फेसबुक और जूम पे, तीनों जगह पे हम लोग लाइव हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब हमारे पास आया है, राइट सर। वो है मंजू मैदान जी का। इनका कहना है, सर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम में क्या सप्लीमेंट देना है? जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम्स हैं उसमें सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अकेले नहीं हो सकते। वैसे तो आपको उसमें ओमेगा, जिंक और ओपीसी देना है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट भी जरूरी है, लेकिन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम में अगर बीसीएम या एक्यूलाइफ की थेरेपी दें तो बहुत जल्दी और एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। जी, बीसीएम और एक्वालाइफ की थेरेपी से फाइब्रॉइड में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। राइट सर। जी, और सप्लीमेंट में हम लोग वैसे ओपीसी वगैरह ऐड कर सकते हैं। ओपीसी, जिंक और ओमेगा। और ओपीसी जिंक एड वगैरह। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अभी भी मैसेज गुड मॉर्निंग के भी हैं। सुखीजा जी, रवि जी, उत्तम जी और शफी मोहम्मद जी, डॉक्टर पवन दुबे जी। तो HD प्रशांत जी का क्वेश्चन है। HD प्रशांत जी का क्वेश्चन है, सर लोगों को शुगर के बारे में बताना। वो कहते हैं कि शुगर कभी ठीक नहीं होती, तो क्या बताएं? बहुत से सर लोगों के जी ये एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी बहुत सारे लोग, इवन अगर मैं भी बोलता हूँ तो लोगों का सामने से यही जवाब आता है कि शुगर कभी ठीक नहीं होता। ऑब्वियसली शुगर कभी ठीक नहीं होता, शुगर कभी खराब ही नहीं होता, तो शुगर ठीक कैसे होगा? शुगर तो शुगर है, वो बॉडी में रहेगा, ग्लूकोज तो बॉडी में रहेगा। शुगर कभी खराब नहीं होता। खराब हमारा पेनक्रियाज होता है, खराब हमारे बीटा सेल्स होते हैं, या खराब हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग का सिस्टम होता है, जिसकी वजह से या तो पेनक्रियाज में बीटा सेल नहीं होते हैं, तो बीटा सेल ना होने की वजह से इंसुलिन नहीं बनता और शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता बॉडी में। या तो इंसुलिन बनता है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सेल्स को, टिश्यूज को सिग्नल नहीं देता कि इंसुलिन को यूज कीजिए एज ए रिसेप्टर एंड ग्लूकोज को रिसीव कीजिए एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। या फिर दोनों ही प्रॉब्लम होती है। या फिर कई बार क्या होता है, शुगर बढ़ने का रीजन की कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। और जब हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो एक्चुअली हमारा लिवर भी एक छोटा ब्रेन है। तो लिवर क्या करता है, जब हम खाते हैं और हमारे बॉडी को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो चीजें एक्सेसिव होती है, उसको डिस्कार्ड करता है। जैसे एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट या एक्सेसिव ग्लूकोज, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे कैलोरी कंजम्पशन कैपेसिटी के हिसाब से हमने ज्यादा शुगर ले लिया, उसको लिवर ने डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो हमारे इंटेस्टाइन में अटका हुआ रहेगा। नॉर्मली हर 2 घंटे के बाद लोगों को जरूरत पड़ती है कैलोरी की, एनर्जी की, लेकिन हर 2 घंटे के बाद कोई भी बंदा खाना नहीं खाता। तो उस केस में क्या होता है कि लिवर जो इंटेस्टाइन में फंसा हुआ फूड होता है, जो वेस्ट हो चुका है, तो जिसको एक बार लिवर ने डिस्कार्ड कर दिया, उसको ही वापस से फिर से डाइजेशन प्रोसेस में ले आता है। अब उसमें तो केवल शुगर है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसकी वजह से भी शुगर लेवल बढ़ता है। तो हम बेसिकली शुगर को नहीं ठीक करते, हम या तो पेनक्रियाज को ठीक करते हैं, या फिर जो सिग्नलिंग है, जो मेटाबॉलिज्म है इंसान का, जो मेटाबॉलिज्म ये कैलोरी कंजम्पशन के तरीकों को, सेल्स को प्रमोट करता है कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए। तो या तो हम मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, या पेनक्रियाज में बीटा सेल को रीजनरेट करते हैं, या फिर लिवर को डिटॉक्सिफाई करके हम पेनक्रियाज को, ये सॉरी, इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसकी वजह से अगर हमने कारण खत्म कर दिया, एक बहुत पुरानी कहावत है जो आयुर्वेद में यूज होती है, कारण ही निवारण। तो कारण का हम निवारण कर देते हैं, शुगर का जो इम्बैलेंस होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। शुगर को ठीक करने की जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है
कि हम लोग शुगर को ठीक नहीं करते हैं, पेनक्रियाटिक फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। शुगर तो बॉडी का एक नेसेसिटी है, तो शुगर राइट सर। होना जी। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास जेमिनी पटेल का क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लेना चाहिए? इस चीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम केवल बीसीएम को इस्तेमाल करते हैं तो भी हम कोलेस्ट्रॉल में फर्क ला सकते हैं। हमारा एक्यूलाइफ में कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स है, उनकी थेरेपी से कोलेस्ट्रॉल में फर्क आता है। कॉर्डिसेप्स, ओमेगा, सेल रिजुविनेशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में सेल रिजुविनेशन भी काम करता है। इवन कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो हमारे सब स्पाइरुलिना है वो भी काम करता है। अगर केवल सप्लीमेंट से काम चलाना है आपको तो ओमेगा, चिटोसन, कॉर्डिसेप्स ये सब अच्छे विकल्प हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल है तो सेल रिजुविनेशन भी इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो डेली केवल बीसीएम के इस्तेमाल से भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो देवशीष रॉथ जी का क्वेश्चन है, सर टेस्टोस्टेरोन 3.4 है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? कॉर्डिसेप और ओमेगा लाइफ मल्टीविटामिन एंड बीसीएम 3 महीने से ले रहे हैं। टाइम्स क्या एच कप, आप एच कप का पानी पीने से ज्यादा यूरिन क्यों आता है? दो क्वेश्चन है इनके। पहला तो है कि टेस्टोस्टेरोन 3.4 है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? वो टेस्टोस्टेरोन को कॉर्डिसेप ले रहे हैं, ओमेगा ले रहे हैं, मल्टीविटामिन और बीसीएम 3 महीने से ले रहे हैं। उसमें से एक सप्लीमेंट आप मिस कर रहे हैं, कोएंजाइम, लेकिन अनलकीली वो अवेलेबल नहीं है। जैसे आ जाएगा कोएंजाइम उनको देना शुरू कीजिए। और जहां तक एच कप के पानी पीने से बॉडी का जो पेशाब ज्यादा आने की जो बात है वो बिल्कुल सही है, और इसका मतलब है कि एच कप बॉडी को बहुत अच्छी तरह से साफ कर रहा है। क्योंकि एच कप के पानी में आप सब जानते हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन के जो इंडिपेंडेंट सेल्स होते हैं, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का ऑक्सीडेशन करके कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। तो एक्चुअली उस ऑक्सीजन को, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एच कप के पानी की वजह से जाते हैं, वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना देता है। तो बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन और वेस्ट का जो रिमूवल है वो बढ़ता है। तो वो वेस्ट तो पानी के तौर पे ही निकलेगा, इसीलिए यूरिन पास होना बढ़ जाता है। जी। और अब अरुण श्रीवास्तव जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पैरालिसिस अटैक फ्रॉम राइट साइड एंड लॉस ऑफ वॉइस, व्हाट शुड बी डन? देखिए, पैरालिसिस अटैक के केस में दो तरह की चीजें होती है। एक तो ब्रेन आर्टरीज में तो प्रॉब्लम होती ही है। कुछ लोगों को ब्रेन आर्टरीज रैप्चर हो जाते हैं और इंटरनल हेमरेज या ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब वो ब्रेन हेमरेज मोस्टली 3 से 5 दिन में खुद ही बंद हो जाता है। वो अपने आप को आर्टरी रिपेयर कर लेती है, क्योंकि ब्रेन का रिपेयर मैकेनिज्म कुदरत में सबसे अच्छा और सबसे फास्ट बनाया हुआ है। तो अगर इमीडिएटली हुआ है कि जो किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है और अगर उसको ब्रेन हेमरेज भी हो, एमआरआई की रिपोर्ट में पता चल जाता है, तो हमें हफ्ता भर वेट करना चाहिए ताकि उसके जो हेमरेज है वो रुक जाए, ब्लीडिंग रुक जाए। उसके बाद सबसे पहले हम जो थेरेपी है वो हेड केयर की शुरू करेंगे, ताकि जो ब्लॉकेज है ब्रेन आर्टरीज में वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं हेड केयर की थेरेपी। और उसके अलावा, जैसे आपने बोला स्पीच की प्रॉब्लम आती है, स्पीच की प्रॉब्लम के केस में हमें जो वोकल पॉइंट्स, वोकल कॉर्ड्स हैं, जो थ्रोट के पॉइंट्स हैं, वहां पे एक्यूलाइफ की थेरेपी देंगे तो स्पीच बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि केवल बीसीएम की मदद से स्पीच क्लियर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बीसीएम लिम्स पे तो अच्छा काम करेगा, आप उस पे बीसीएम पे सपोर्ट करके पैरालाइज पर्सन को खड़ा करें या हाथ रखवाएं तो लिम्स को इमोबिलाइज करने में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा बीसीएम। लेकिन जहां तक जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हम बीसीएम पे खड़ा भी करते हैं, गर्दन तो रख नहीं सकते बीसीएम पे, तो बीसीएम पे अगर खड़ा करें या हाथ भी रखवाएं तो वोकल कॉर्ड्स को एक्टिवेट करने में बीसीएम टाइम ले लेगा। लेकिन अगर हम एक्यूलाइफ की थेरेपी उसके थ्रोट वाले पॉइंट्स पे दें तो बहुत जल्दी हो सकता है, हफ्ते भर में वो इसकी स्पीच की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और साथ में आपको सप्लीमेंट्स भी देने जरूरी है। सप्लीमेंट्स में आप ओमेगा, ओपीसी, ये दो चीजें तो जरूर देंगे ताकि वो ब्लॉकेज शरीर से निकलना शुरू हो जाए। और इसके अलावा जो सेल रिजुविनेशन, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, कोएंजाइम, ये चीजें पैरालाइज पर्सन को जरूर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कोमल बुलवानी जी का, सर कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? कैसे बाहर निकले? क्योंकि सब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और कंफर्ट जोन के बाद ही ग्रोथ शुरू होती है, सक्सेस की तरफ आदमी बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब आप समझते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। तो सबसे पहले इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है।
सबसे पहले वो आत्म मंथन की बात आती है, अपने आप से पूछना जरूरी है कि कंफर्ट जोन में आप हैं, मतलब आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, अगर वैसी जिंदगी ही चाहते हैं, आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहते, कोई सुधार नहीं चाहते, कोई तरक्की नहीं चाहते, तब तो आप अपना चॉइस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहिए, किसी भी तरह का बदलाव, अगर आप मोटे हैं आपको पतला होना है, अगर आप गरीब हैं आपको अमीर होना है, आप अमीर हैं आपको और भी ज्यादा अमीर होना है, किसी भी तरह का जिंदगी में अगर आपको बदलाव चाहिए, तो जैसी आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और कई किसी भी तरह की तरक्की चाहिए, चाहे आपको वो नॉलेज में तरक्की चाहिए, चाहे अपने लुक्स में चाहिए, चाहे अपने फाइनेंशियल कंडीशन में चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें कंफर्ट जोन में से निकलना। एक मतलब मंत्र बना लीजिए कि जो काम करने का मन ना करे, जो काम करने में ये लगे कि छोड़ो यार जाने दो, उस काम को करना जरूर कीजिए, उस काम को पहले कीजिए। ये समझ लीजिए कि वही काम मेरे को सक्सेस तक लेके जाएगा। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि चुन के कि जो काम करने का आपका मन नहीं किया, उन सब चीजों की लिस्ट बनाइए और उनको करना शुरू कर दीजिए। जैसे किसी को सुबह उठने का मन नहीं करता, हो सकता है कि आप सुबह उठ करके प्रोस्पेक्टिंग ना कर पाए, सुबह उठ करके आपको कोई बंदा ही ना मिले, कोई बात नहीं, सुबह उठिए, घर से बाहर निकल के टहलना शुरू कर दीजिए। आप लोगों से बात नहीं करते हैं, शाय हैं, आप उस मामले में कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो जबरदस्ती लोगों से बात करना शुरू करिए। तो जिस चीज से भी आपको अनकंफर्टेबल लगता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि फावड़ा लेकर के खेत में जाओ और मेहनत करो। कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब है कि जो चीज भी आपको डिस्कंफर्ट देती है, अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ लोग हो सकता है मेहनत तो बहुत करें, उन लोगों को दूसरों से बात करने में अनकंफर्टेबल लगता है, तो उनको वो काम सबसे पहले शुरू करना। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और एक क्वेश्चन जो अभी हमारे पास आया है वो आया है ज्योति साहा का। उनका कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है और एक्टर अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब भी प्रोडक्ट सस्ते हैं, और जो भी डेमो दिखाते हैं वो कहते हैं कि सब खेल है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत से लोगों का माइंडसेट बहुत अलग होता है, वो किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते। तो ये इस तरीके, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। मैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा सर। मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से आता हूँ, और वहाँ पे एक वो मिथिलांचल का एरिया है, वहाँ पे एक दरभंगा नाम की जगह है, और उस दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह बहुत फेमस थे, और दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले राजाओं में वो गिने जाते थे। दुनिया का कोई शहर नहीं है जहाँ पे आपको दरभंगा हाउस ना मिले, इवन न्यूयॉर्क में भी दरभंगा हाउस है, वो इतने पैसे वाले थे। जब उनकी बेटी की शादी हुई, तो उनकी बेटी की शादी में हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब शादी में दहेज का या उपहार का सामान आता है ना, तो जो लड़के के घर वाले, उसके घर के पड़ोस की जो महिलाएं होती है ना, उनका काम होता है मीन मेख निकालना। अब राजा के यहाँ से दहेज आया तो उसमें कैसे मीन मेख निकालेंगे, वैसा तो सामान उन्होंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था कि जिस क्वालिटी का सामान, जिस क्वालिटी के कपड़े, जिस क्वालिटी के जेवर महाराजा ने भेजे थे अपनी बेटी के साथ दहेज में, उपहार में, वैसा सामान तो आम लोगों ने देखा नहीं था जिंदगी में। अब उसमें मीन में कैसे निकाले, उसमें बुराई कैसे निकाले। तो एक्चुअल में एक ट्रेडिशन है कि अंकुरित चना भी भेजा जाता है। जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि देखो चने का साइज तो छोटा बड़ा है। मैं कहने का मतलब है कि जिनको निंदा करनी है वो करेंगे। बिल्कुल, हर कोई किसी की तारीफ नहीं कर सकता, भगवान को भी हर कोई नहीं मानता। और अगर हर कोई एमएलएम में या डायरेक्ट सेलिंग में या टीएंस में ही आ जाए तो दुनिया में इतने सारे बाकी काम हैं। अभी जैसे हम जूम, फेसबुक और यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बैकएंड प्रोसेस में भी चलाने वाले लोग हैं, स्टाफ बैठे होंगे उनके सर्वर रूम में हर किसी उसको मैनेज करने के लिए। अगर वो सारे भी टीएंस ज्वाइन कर ले तो यूट्यूब कौन चलाएगा, जूम कौन चलाएगा, हम आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे लोग भी चाहिए जिनको टीएंस पसंद ना आए, टीएंस के प्रोडक्ट पसंद। अगर सारी दुनिया टीएंस ही यूज करने लगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, महंगे का। महंगे में अगर कोई इंसान बोले होंडा सिटी को अगर कंपेयर करना है तो आपको मारुति के सियाज से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप उसको मारुति के ऑल्टो से या वैगन आर से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली होंडा सिटी महंगी लगेगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको इस्तेमाल उसके बताता हूं कि हमारे पास जो एनायन सैनिटरी नैपकिन है, उसकी क्वालिटी का बात छोड़ भी दीजिए, दुनिया में जितनी भी कंपनी स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन बनाती है उसमें हमारा सबसे सस्ता है। स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन का कोई भी ब्रांड आप गूगल करके उसका प्राइस देख लीजिए, हमारा सस्ता है। अगर हम हेयर ऑयल की बात करें तो 270 रुपए के आसपास का हमारा हेयर ऑयल है डीपी पे। तो अगर कोई प्लैटिनम है या तो उसको और भी रेट कम पड़ता है,
लेकिन अगर हम केवल डीपी की बात करें, नॉर्मल जो फ्री में ज्वाइन करके कोई भी उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, तो 200 ml हेयर ऑयल हमारा 272 का है, जबकि 100 ml उसी तरह की क्वालिटी का और उसी तरह के हेयर फॉल को रोकने वाला, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने वाला एक इंदुलेखा तेल आता है, उसका 100 ml 295 रुपए का है। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो हमारा जो टूथपेस्ट की क्वालिटी है और हमारे टूथपेस्ट का जो इस्तेमाल है वो कोलगेट, क्लोजअप या बबूल इस सब के बराबर नहीं है। अगर हमको उसको कंपेयर करना है तो सेंसोडाइन से करना पड़ेगा, और हमारा टूथपेस्ट 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का सेंसोडाइन के 3 वेरिएंट आते हैं, 172 रुपए का, 185 रुपए का और 195 रुपए का। हमारा टूथपेस्ट 149 रुपए का है। अगर आप मल्टीवाइटमिन की बात करें तो मल्टीवाइटमिन मार्केट में आपको हर विटामिन अलग अलग मिलेगा। अब 30 डेज का किसी भी ब्रांड का मल्टीवाइटमिन का, हमारे मल्टीवाइटमिन में जितने टाइप हैं विटामिन के और मिनरल्स के, वो सारे टाइप के टैबलेट्स या कैप्सूल किसी भी ब्रांड का उठा करके 30 डेज का डोज लो, हमारे मल्टीवाइटमिन से 100 रुपए ज्यादा ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। और इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी और यूटिलिटी, अगर तीनों चीजों को मिला करके अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे सस्ते हैं। टीएंस ने हमेशा ये अश्योर किया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि इस तरह की क्वालिटी दुनिया में इस प्राइस पे नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर साहब आपने। देखिए होता क्या है कि बहुत से लोगों का, ये मैं मानता हूं कि उनका वो सक्सेस में भी कमियां निकालते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन है उसमें भी कमियां निकालते हैं, तो वो है, ऐसा लोगों का नजरिया रहता है, तभी वो जिंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, सुनने का जो हम ज्यादातर ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जो 30, 40, 50 रुपए वाले साबुन से नहाते होते हैं, तो उनको जब हमारे साबुन की कीमत 100 रुपए पता चलती है तो उनको महंगा लगता है। लेकिन इस तरह के भी लोग हैं जो कैमे या इंपीरियल लेदर से नहाते हैं, उनको अगर साबुन दीजिए वो इस्तेमाल करते हैं तो बोलता है यार मैं तो फालतू में महंगा यूज कर रहा था, ये तो उससे सस्ते में उससे बेहतर है। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर गुरकिरण जी का। सर पीसीओडी के लिए क्या बेनिफिशियल और डाइट प्लान होना चाहिए? पीसीओडी के लिए सबसे बढ़िया है बीसीएम। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो पीसीओडी के लिए सबसे बढ़िया बीसीएम है। बीसीएम के साथ आप ओमेगा ओपीसी दे सकते हैं। पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम में डाइट में आपके जितना भी फैट कम होगा, खासतौर पर जो सैचुरेटेड फैट है वो जितना कम होगा, और जो खट्टे स्वाद वाली चीजें हैं वो जितनी कम होगी, पॉलीसिस्ट की प्रॉब्लम उतनी कम होती जाएगी। प्रोडक्ट्स के मामले में ओमेगा, ओपीसी और बीसीएम। जी, तो उसके बाद है सर एक्यूट शटिका में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? एक्यूट साइटिका में बीसीएम और एक्यूलाइफ की थेरेपी दोनों दीजिए। कोई प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं करता साइटिका पे। अगर आपको पेन में तुरंत रिलीफ चाहिए तो आप उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी देना शुरू कीजिए, और बीसीएम की थेरेपी साथ में देने से उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, मतलब वो परमानेंट क्योर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, साइटिका की प्रॉब्लम कई बार तो केवल साइटिक नर्व में कंप्रेशन की वजह से होती है। कई बार L4 से लेकर के L6 के बीच में अगर कंप्रेशन है या स्वेलिंग है या बल्ज है, डिस्क बल्ज जिसको बोलते हैं, तो वहीं से साइटिक नर्व ओरिजिनेट होता है, तो उसकी वजह से भी साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले आपको जो L4, L5 जहां से भी डिस्क बल्ज है वहां पे भी आपको एक्यूलाइफ की थेरेपी दे करके उस स्वेलिंग, उस बल्ज को ठीक करना होगा, नहीं तो साइटिका को आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए? किडनी स्टोन केवल सप्लीमेंट से आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। किडनी स्टोन पे एक्यूलाइफ की थेरेपी के साथ साथ आपको ओपीसी और एफओएस कम से कम यूज करना पड़ेगा। ओपीसी, एफओएस और ओमेगा जरूर दें। और किडनी में जो सबसे पहले एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट करें, तो किडनी का स्टोन हो या गैल ब्लैडर का स्टोन हो, प्रोडक्ट्स उसमें सेम ही होते हैं, थेरेपी भी सेम ही होती है, पॉइंट अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एड्रेस करें उन चीज, पेन वाले पॉइंट को, ताकि उसके दर्द में राहत मिले। आपने दर्द में राहत दे दिया तो आधा मैदान आपने जीत लिया पहले ही। क्योंकि पेशेंट किडनी का स्टोन हो या गैल ब्लैडर का स्टोन हो, जब तक उसको दर्द नहीं होता तब तक तो वो अल्ट्रासाउंड कराने भी नहीं जाता, उसको पता ही नहीं चलता मेरी किडनी में स्टोन है। या किसी और चीज का, अगर जो बिना पेन वाले केसेस होते हैं वो लोग कई बार किसी और चीज के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि इसको स्टोन है। तो इसीलिए अगर पेन है तो सबसे पहले पेन वाले पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी करें। बिना एक्यूलाइफ के इन दोनों में से किसी भी स्टोन को खत्म करने की सोच नहीं सकते हम। अगर किडनी स्टोन में पेन भी है तो बीसीएम की थेरेपी ना दें, वो बीसीएम पेन उसका बढ़ा सकता है। जी। और
शिप्रा जी का क्वेश्चन है, स्टेज 4 कैंसर इन गॉल ब्लैडर, तो क्या क्या गाइड सर, एक बार करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे, क्या गॉल ब्लैडर में क्या? स्टेज 4 कैंसर इन गॉल ब्लैडर, ओके, तो इसमें क्या गाइड करेंगे आप? उसमें एक्यूलाइफ की थेरेपी 3 पॉइंट है गाल ब्लैडर के। अगर पेन है तो सबसे पहले गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन वाला जो पॉइंट है, जो उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से दर्द होता है, तो सबसे पहले वहां पे थेरेपी शुरू करें। या 3 ही पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे आप एक साथ थेरेपी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ कम से कम ओपीसी तो देना जरूरी है। ओपीसी, ओमेगा, एफओएस तीनों दें तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ओपीसी, ओमेगा और एफओएस। गॉल ब्लैडर के FOS। लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाइल का जो फॉर्मेशन है वो उससे अफेक्ट होता है। तो अगर उनको जो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है गाल ब्लैडर में, जिनको स्टोन है या कैल्कुली है उनको, तो साथ में आप चिटोसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एच कप का पानी दे सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 10 साल का बच्चा है जो क्यूटनेस मास्टोसाइटोसिस समझा नहीं से, सर? क्यूटनेस मास्टोसाइटोसिस, ओके। जी, तो मास्टोसाइटोसिस जो है, 10 साल का बच्चा है सफरिंग फ्रॉम मास्टोसाइटोसिस, इसमें आप क्या एडवाइस करेंगे? 10 साल का बच्चा है, जी उसमें उसको जिंक और स्पाइरुलिना दीजिए, हेड केयर की थेरेपी दीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। जी, जिंक एंड स्पेरुलिना और एक्वालाइफ की थेरेपी एक्यूलाइफ और हेड केयर की थेरेपी। एंड मल्टीफंक्शन हेड किट, ओके। जब मास्ट सेल एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन में कहीं पे मास्ट सेल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है, और इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकती है। तो अफेक्टेड पार्ट अगर ऊपर से पता चल रहा है तो वहां पे हेड केयर का मसाज देने से इमीडिएट फायदा स्टार्ट होता है। कई बार ये इंटरनल होती है, बोन मैरो का भी आपको भी अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है। तो उस केस में जिस ऑर्गन में है उस ऑर्गन के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी काम करेगी। और एक सर आया है क्वेश्चन कि टाइम्स का शैम्पू यूज करने से कई बार रफ हेयर हो जाते हैं जबकि दूसरे शैम्पू से नहीं होते हैं, तो इसका क्या कंसर्न है? या तो हम ऑयलिंग प्रॉपर नहीं करें, आप प्लीज बताएंगे जरा इसके बारे में। टिएंस का जो शैम्पू है उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, मैंने एक बार देखा था, पहले भी डेमो हुए थे जिन्होंने पूनम जी ने किया था, उसके बाद में फरीदा मैम ने भी अपने एक वीडियो में उसको क्लियर डिटेल में बताया है। टिएंस का शैम्पू एक्चुअली बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फॉर्म में है, तो उसको तो पहले आपको पानी में घुला करके उसका सैचुरेशन कम करना पड़ेगा। वो इतना ज्यादा जितना आप दूसरा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उतना नहीं इस्तेमाल करना है। उसके बाद वेट हेयर में शैम्पू को ठीक से रूट से टो की तरफ लगाने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ना है। बाकी बॉडी का आप जो भी बॉडी वॉश या सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो लगाने, कुछ लोग हैं कि शैम्पू लगाने के बाद तुरंत धो देते हैं, तो वो केवल बालों पे अफेक्ट करता है। उसको रूट्स में जाने दीजिए, स्कैल्प में जाने दीजिए, और उसको कम से कम 5 मिनट रहने दीजिए बालों के साथ, उसके बाद उसको वॉश कीजिए, वो ड्राई नहीं करेगा। जी, तो इसके साथ ऑयल भी अगर वो यूज करेंगे तो तब भी वो ड्राई वाला डेफिनेटली, जिसको बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ हेयर है उनको ऑयलिंग बाद में करनी चाहिए। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको केवल नरिशमेंट चाहिए, तो वो सबसे अच्छा है कि ऑयल आप रात में सोते टाइम लगा लो, सुबह जब आप नहाते हैं तो शैम्पू के साथ नहा लीजिए, दोनों के फायदे आपको मिल जाते हैं। सर दूसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यूट्रस का साइज शॉर्ट है और पीरियड्स भी प्रॉपर नहीं है, 6 महीने स्किप होने के बाद आते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर यूट्रस का साइज शॉर्ट है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ये ग्रोथ डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले तो ग्रोथ डिसऑर्डर को, किसी भी तरह का ग्रोथ डिसऑर्डर हो, उसमें सबसे पहला जो सप्लीमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो है स्पाइरुलिना और जिंक। ओके, कोई भी ग्रोथ डिसऑर्डर हो, चाहे वो मेल में हो, फीमेल में हो, बच्चे में हो, किसी भी तरह का ग्रोथ डिसऑर्डर हो तो स्पाइरुलिना और जिंक सबसे। और इसके अलावा यूट्रस के पॉइंट पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू करें। बीसीएम की थेरेपी भी रेगुलर दे सकते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो यूट्रस में भी इंप्रूव होगा, उसका साइज ग्रो करना शुरू करेगा। लेकिन स्पेसिफिकली यूट्रस के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू करें, और स्पाइरुलिना और जिंक दें। और सिंस हार्मोनल इंबैलेंस भी उसकी वजह से हो रहा है तो साथ में ओमेगा भी ऐड कर दीजिए। मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, ग्रोथ में वो अच्छा रहता है। सेल रिजुविनेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट का इशू है तो कम से कम स्पाइरुलिना और जिंक तो चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, एक डायलिसिस पेशेंट है और वो पूछ रहे हैं कि क्या इज देयर एनी चांस टू स्टॉप डायलिसिस? ऑब्वियसली डायलिसिस तो स्टॉप होती है, कई लोगों का मैंने स्टॉप किया है।
अगर आप जाकर के पूछे, चंदन हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहां पे जाकर के मेरा नाम लेंगे तो वहां के डॉक्टर्स गाली देना शुरू कर देंगे, वहां से 4 पेशेंट भगा दिए मैंने, डायलिसिस बंद करवा दिया उनको। तो डायलिसिस स्टॉप होता है। डायलिसिस में जो मैंने इस्तेमाल किया है वो एच कप, मैंने उनको बोला कि जितना भी, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट का पानी लिमिटेड होता है कि कितना उनको इनटेक करना है, तो उस चीज के लिए उनको एच कप का पानी, चाहे उनको 1 लीटर पीना हो, चाहे उनको 800 ml लिमिट किया हो, जो भी लिमिट किया हो, एच कप का ही पानी पियेंगे। अदर देन दैट उनको हेड केयर की थेरेपी दीजिए। हेड केयर की थेरेपी उनको रिस्ट पे ज्यादा दीजिए, बिकॉज वो यहाँ पे थेरेपी देने का मतलब है आप ब्लड को डायलेट कर रहे हैं। अगर ब्लड को डायलेट करेंगे तो उसके फिल्ट्रेशन में भी जो भी किडनी की कंडीशन है वो इजी होती है। और किडनी में जो स्लज होता है वो जब डिपॉजिट होने लगता है, वो निकाल नहीं पाता है खुद से, खुद को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उसको साफ करने के लिए ही जो एक स्पेशलाइज्ड मेडिकेटेड वाटर होता है उसकी मदद से डायलेट करके उसको निकाला जाता है। तो हमारा एच कप का पानी वो काम थोड़ा बहुत कर लेता है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स में आप सेल रिजुविनेशन, कोएंजाइम दे सकते हैं और कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। सेल रिजुविनेशन, कॉर्डिसेप और कोएंजाइम। कोएंजाइम। डायलिसिस के पेशेंट पे बीसीएम एक्यूलाइफ ना यूज करें। और डॉक्टर साहब, डायलिसिस में ये भी होता है ना कि पानी पीने के लिए भी वो कम एडवाइस करते हैं। हाँ, कम पानी एडवाइस करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब पानी कम पीता है कोई, तो उसके बॉडी की हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। लेकिन जब हम उसको एच कप वाटर देते हैं, एच कप का 1.8 लीटर, मतलब एच कप का आधा पानी आपको नॉर्मल पानी के डबल के बराबर होता है। एच कप का 1.8 लीटर यानी 6 बॉटल्स पर डे इज इक्विवेलेंट टू 3.6 लीटर, जो नॉर्मल एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मिनिमम 6 बॉटल्स पीने के लिए एच कप का रिकमेंड किया जाता है। तो जब हम एच कप का पानी देना शुरू करते हैं तो उसका जो लिक्विड, एक्चुअली लिक्विड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, पानी नहीं, लिक्विड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि किडनी की कैपेसिटी कम होती है फिल्ट्रेशन की। तो हम लिक्विड तो उसको कम दे रहे हैं, लेकिन हाइड्रेशन उसकी बॉडी का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम उसमें कम लिक्विड में उसको ज्यादा हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो उसके बॉडी में जो दूसरी प्रॉब्लम्स डायलिसिस के पेशेंट को होती है वो सारी रुक जाती है इमीडिएटली, हाइपर एच कप के पानी यूज करने से। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनोज साठी जी का क्वेश्चन है कि सर, मेरी वाइफ का यूट्रस रिमूव हो चुका है और काफी कमजोर है। अभी उसे 1 महीने पहले टाइफाइड हो गया था और उसको नींद की प्रॉब्लम है, दिमाग में चक्कर जैसा महसूस होता है, तो क्या लेना चाहिए या क्या आप एडवाइस करेंगे? अगर उनको चक्कर जैसा महसूस होता है तो आप ये तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार वर्टिगो वगैरह का पॉइंट एक्यूलाइफ से कि चक्कर जैसा या सर्वाइकल का पेन तो नहीं है। वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, तो हेड केयर की थेरेपी दीजिए, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और जिंक शुरू कीजिए उनको। स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और जिंक शुरू करें। हाँ, अगर बजट की इशू नहीं हो तो कॉर्डिसेप्स भी दे सकते हैं। ओके, तो साथ में कॉर्डिसेप ऐड कर सकते। एक सेकंड रुकूंगा सर, एक राजेश जी का फेसबुक पे मैसेज आया, एक बच्चे का। आप मेरे को इनबॉक्स में इसका रिपोर्ट्स भेज दीजिए, क्योंकि ये एक जो ब्लड चेंज करना पड़ता है, मैंने उसको थैलीसीमिया भी हो सकता है, बी ट्रेट, तो मैं वो रिपोर्ट देख करके बता दूंगा आपको डिटेल। हाँ सर, कंटिन्यू। तो HD प्रशांत जी का मैसेज है, सर अस्थमा में क्या बताना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए? अस्थमा में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है अपना कॉर्डिसेप्स और ओपीसी। बजट का इशू नहीं है तो टिपोली, स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं, लेकिन कॉर्डिसेप्स और ओपीसी, जिंक, इनसे बहुत अच्छा फायदा आता है। अस्थमा के पॉइंट्स एक्यूलाइफ में भी हैं, एक्यूलाइफ की थेरेपी से भी फायदा होता है, बीसीएम के इस्तेमाल से भी अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। इवन अगर आप प्रोडक्ट के साथ केवल उसको जॉय नेकलेस पहनने के लिए दे दें, वो सही पॉइंट पे, जहां पे हमारा अस्थमा का एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहां पे रखे, तो अस्थमा उससे भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बिना किसी सप्लीमेंट के भी अस्थमा में इंप्रूवमेंट होता है जॉय नेकलेस। जॉय नेकलेस से? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, जॉय नेकलेस से कैसे कनेक्ट करते हो आप अस्थमा को? सर हमारा यहाँ जो एक एक्यूप्रेशर का, जो अस्थमा का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो जहाँ पे हमारे रिब्स खत्म होते हैं और गड्ढा जैसा बनता है चेस्ट में नीचे, जहाँ पे रिब्स खत्म होते हैं वहीं पे है वो। तो वहां पे जब हमारा ये जॉय नेकलेस रहता है तो वो स्टिमुलेट करता है उसको, तो उसकी वो अस्थमा के एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है और धीरे धीरे अस्थमा केवल जॉय नेकलेस से भी लोगों का इनहेलर तक बंद हो गया। ओके। भूपेंद्र जी का क्वेश्चन है, सर वेट लॉस के लिए बेस्ट सप्लीमेंट और बजट भी ठीक हो? देखिए सर, वेट लॉस का सीधा सीधा सिंपल फंडा है कि जितना आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, जितना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना कम खर्चा होगा। अगर आपको बजट ठीक रखना है, रोज सुबह 4-5 किलोमीटर जॉगिंग शुरू कर दीजिए, कोई 1 पैसा खर्चने की जरूरत नहीं।
नॉर्मल केसेस में वही हो जाता है। खाने का कंफर्ट जोन जो है, अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लीजिए। खाने के मामले में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ये सब चीजें कम कर दीजिए, अपने आप वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हम ये दोनों चीजें नहीं कर पाते, तो फिर हमें पैसा खर्चना पड़ेगा। अगर आप भाग दौड़ नहीं कर सकते, आपको बीसीएम खरीदना पड़ेगा। अगर आप खाने में कैलोरी कंट्रोल नहीं कर सकते, कैलोरी कंजम्पशन को लो नहीं कर सकते, फैट और शुगर और कार्बोहाइड्रेट को कट करके, इन दैट केस आपको फिर हमारा प्रोटीन पाउडर ले लीजिए और फाइबर ले लीजिए, दोनों को मिला करके शेक बनाइए और उसको जितना ज्यादा वेट है उसके अकॉर्डिंगली 1 टाइम या 2 टाइम डाइट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपका मेटाबॉलिक रेट का अगर इश्यू है तो एच कप का पानी बहुत अच्छा रहेगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इन दैट केस बीसीएम के अलावा काम चलेगा नहीं आपका। बीसीएम या एक्यूलाइफ लेकर के थायराइड को बिना मेडिकेशन, अगर जब तक आप थायरॉक्सिन या थायरोनॉर्म लेते रहेंगे, वेट लॉस इफेक्टिव कभी होगा नहीं, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये टैबलेट्स भी हार्मोनल है। तो जितना आप एफर्ट करके वेट लॉस करेंगे वो उतना बढ़ा देगा, तो इफेक्टिव रिजल्ट 0 आएगा। वैसे अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो वेट लॉस में स्पाइरुलिना भी हेल्प करता है। स्पाइरुलिना को भी बहुत सारे लोग डाइट रिप्लेसमेंट के तौर पे, अब जैसे कुछ लोग केवल सलाद खा लेते हैं तो कैलोरी उनको कम मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, तो इसकी वजह से वो साथ में 2-3 कैप्सूल 4 कैप्सूल स्पाइरुलिना खा लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को केवल दाल पी लेते हैं ताकि प्रोटीन मिले लेकिन कैलोरी ज्यादा ना मिले। तो इन दैट केस आप 1 गिलास दाल पी लीजिए, बिना तड़के वाली दाल ऑब्वियसली, दाल पी लीजिए और उसके साथ 2 कैप्सूल 3 कैप्सूल स्पाइरुलिना के खा लीजिए। तो ये चीजें भी कर सकते हैं। बहुत सारे वेट लॉस के तो बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर सकते हैं। जितना एफर्ट करेंगे बजट का आप उतना कम कर सकते हैं। बिना कोई एफर्ट में कमी लाए, बिना एफर्ट को बढ़ाए आप करना चाहते हैं तो बजट की सोचना छोड़ दीजिए। हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कितना भी वेट हो और वो कितना भी कंफर्ट जोन में रहना चाहता हो, उसको आप बीसीएम दे दीजिए, एच कप दे दीजिए, 2 टाइम डाइट रिप्लेसमेंट, साथ में आप उसको चिटोसन, ओमेगा और स्पाइरुलिना दे दीजिए, डेफिनेटली वेट लॉस होगा जी। जो जो मतलब कंफर्ट जोन को छोड़ेगा वो इकोनॉमिकली अपना वेट रिड्यूस कर सकता है। जो ऑब्वियसली कंफर्ट जो जोन नहीं भागदौड़ छोड़ना करने चाहता के है, लायक है, अगर वो कंफर्ट जोन छोड़ दे तो उसको बीसीएम नहीं खरीदना पड़ेगा, तो 40,000 तो बच गए ना सीधे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूरिक एसिड में क्या करना चाहिए सर? यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड में तो हमारा बीसीएम बहुत इफेक्टिव है, नहीं तो आप एफओएस और ओपीसी और चिटोसन लेना शुरू कीजिए। वंस अगेन आप रिपीट करेंगे? यूरिक एसिड के लिए बीसीएम की थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। चिटोसन, एफओएस और ओपीसी भी लेने से फायदा होता है। कम से कम चिटोसन और एफओएस तो लें, क्योंकि यूरिक एसिड मोस्टली लिवर की प्रॉब्लम से, लिवर अगर आपका टॉक्सिन है लिवर में, लिवर ठीक नहीं काम कर रहा तो यूरिक एसिड बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पीरियड्स प्रॉपर नहीं है, बर्थ से प्रॉब्लम है, मतलब कि कहने का मतलब है इनका शुरू से ही प्रॉब्लम है, पीरियड प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में देखिए, पीरियड प्रॉब्लम अगर शुरू से ही है तो 2-3 रीजन हो सकते हैं कि जितने भी फीमेल ऑर्गन है, फीमेल स्पेसिफिक ऑर्गन है, जैसे यूट्रस है या ओवरी है, उन चीजों के डेवलपमेंट का कोई डिसऑर्डर होगा, और या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इन दोनों ही जो जितने भी रीजन हो उसमें बीसीएम की थेरेपी बहुत अच्छा काम करेगी। बीसीएम की थेरेपी से बहुत सारे इरेगुलर पीरियड्स ठीक हुए हैं। पीरियड्स की प्रॉब्लम क्या है वो इस पे, पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है या बहुत दिनों तक पीरियड चलता है वो भी पीरियड की प्रॉब्लम है। अगर पीरियड की प्रॉब्लम रुक रुक के जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है वो भी पीरियड की प्रॉब्लम है। 2-2, 3-3, 6-6 महीने के गैप पे आती है वो भी पीरियड की प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्पेसिफाई करेंगे तो मैं ठीक से बता पाऊंगा। वैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम में अगर आप बेसिक्स देखें तो सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर और ओमेगा और जिंक, इससे पीरियड्स की प्रॉब्लम नॉर्मल, अगर बेसिक लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है मोस्ट। तो बीसीएम पे डायरेक्ट बैठने से भी पीरियड के प्रॉब्लम में बेनिफिट्स मिलते हैं? क्या जी सर? बीसीएम पे डायरेक्ट बैठने पे? हाँ जी सर, अगर कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह का इश्यू होता है, उसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो केवल बीसीएम से भी फायदा हो जाता है जी। खास तौर पे जो डिलेड पीरियड है या जिन लोगों को 3-4 महीने के गैप के बाद गैप बढ़ जाता है, उनको तो बीसीएम से भी फायदा हो जाता है। अजय मैदान जी का क्वेश्चन है, सर मेरा वेट 93 केजी था, जो अब डाइट में फ्रूट सैलेड ज्यादा, रोटी कम करके, पानी ज्यादा लेकर और एक्सरसाइज करके मैंने 82 केजी पर ले आया हूँ। 2 साल से मेरा 82 केजी ही है, अभी इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा है। डेली चिटोसन ले रहा हूँ, टी पॉली ले रहा हूँ और कोर्डिसेप भी ले रहा हूँ। आप कुछ दिनों तक बीसीएम जरूर कीजिए
और आपका मेटाबॉलिज्म का इशू हो सकता है कि इससे ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप कुछ दिनों के लिए ये मल्टीविटामिन Fe+ लीजिए, और एच कप का पानी अगर है आपके पास अवेलेबल तो एच कप का पानी पीजिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कीजिए। कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक ले सकते हैं चिटोसन वगैरह से, और ये सब प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो आप एक बार BCM को इस्तेमाल करने की, 20 की कुछ मत कीजिए, केवल BCM इस्तेमाल कीजिए कुछ दिनों तक। तो इनका एक्सरसाइज पार्ट कम होगा, तो एक्सरसाइज अगर वो बढ़ा लेंगे तो तब भी काफी बेनिफिट होता है। बॉडी कई बार बॉडी हैबिचुअल हो जाती है कुछ चीजों के, तो वेट लॉस करना, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो इस मामले में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी चीज आप जैसे कंटिन्यू, जैसे शुगर की बीमारी है, शुगर में देखते हैं कि आप शुगर में या थायराइड में लोगों की दवाइयां बदलनी पड़ती है 4-6 महीने पे, क्योंकि बॉडी तुरंत ही उन चीजों को, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो आदत बना लेते हैं तुरंत ही। तो रूटीन में चेंज करने से भी वेट लॉस शुरू हो जाता है। अगर वेट लॉस करना है तो बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे का प्रॉपर स्लीप भी चाहिए, पानी का इंटेक आप ज्यादा रखिए। जी। और सर रिंग वॉर्म के लिए क्या ले सकते हैं? रिंग वॉर्म के लिए रिंग वॉर्म पे जो फायदा, OPC ले सकते हैं आप, या चिटोसन ले सकते हैं, रिंग वॉर्म में फायदा मिलेगा। OPC और चिटोसन से आपको रिंग वॉर्म में फायदा। तो सर क्या रिंग वॉर्म जहां पे होता है तो वहां पे चिटोसन के कैप्सूल को ओपन करके स्प्रे भी कर सकते हैं? सर जहां पे रिंग वॉर्म है वहां पे रिंग वॉर्म को कई तरह से ठीक किया जाता है। इवन जो अपना टूथपेस्ट है उसको हेयर ऑयल में मिला करके पतला पेस्ट बना करके लगने से भी, लेकिन कई लोग क्या होता है, ये सलाह मैं अपने सामने जो मेरे आता है उसको मैं बना करके अगर दिखाता हूँ तभी देता हूँ, कि कई बार लोग मोटी लेयर लगा देते हैं तो स्किन जल जाती है वहां। ओके। मतलब जल जाती का ऐसा नहीं कि बर्निंग हो जाता है वहां पे, मतलब जलन होने लगती है, रेड हो जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं। नहीं तो जो रिंग वॉर्म है वो उससे भी, केवल पेस्ट और ऑयल से भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है और ऐसी जगह पे जहां पे स्किन डेलिकेट है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता। इन दैट केस जो रिंग वॉर्म है वो एक फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन के केस में हमारा जो हेयर ऑयल है बहुत अच्छा काम करता है। ओके। फंगल इन्फेक्शन के केस में उस पर हेयर ऑयल लगाएं, और उसको हमारे जो नाना हैंड वॉश है उससे वॉश करें, और चिटोसन का वही कैप्सूल खोल करके वो स्प्रे करना है उसमें। जी। और स्किन एलर्जी के लिए क्या लेना चाहिए सर? स्किन एलर्जी के लिए एलर्जिक एक्यूपॉइंट पे आप थेरेपी ले सकते हैं, मल्टीविटामिन, जिंक और OPC खा सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से पानी को ओजोनाइज करके नहा सकते हैं। ओके। तो सर जॉइंट पेन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? जॉइंट पेन के कई रीजन होते हैं। एक तो रीजन है कि रूमेटिज्म, रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उस केस में ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर जॉइंट पेन कार्टिलेज के डीके की वजह, कार्टिलेज खत्म हो गए हैं, कार्टिलेज वीक हो गए हैं, उसकी वजह से है, तो उस केस में ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो इस केस में आप, रूमेटिज्म के केस में आप एक्यूलाइफ की थेरेपी और टी-पॉली स्पाइरुलिना, ये 3 चीजें इस्तेमाल करें तो उसमें फायदा होगा। अगर कार्टिलेज का इशू, उसमें BCM से भी रूमेटाइड आर्थराइटिस में फायदा होता है, लेकिन अगर कार्टिलेज का इशू है तो खास तौर पे खड़े करके तो BCM देने का सवाल ही नहीं है। वो दोनों बोन आपस में टच होने लगते हैं, क्योंकि कार्टिलेज बीच से खत्म हो जाता है, उसमें पेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और ग्लूकोजामाइन। हमारे पास अभी सैमी की सप्लाई बंद है, तो ग्लूकोजामाइन आप बाहर कहीं भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। तो ग्लूकोजामाइन, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और एक्यूलाइफ की थेरेपी। जी। ग्लूकोसामाइन सर अपना वैसे टाइम्स का भी आता है, बाहर के कंट्रीज में ग्लूकोसामाइन अपनी टाइम्स का है। हाँ, तो अगर वो वही मैं कहा ना कि हमारे पास सप्लाई बंद है ग्लूकोजामाइन की। अभी सैमी के तौर पे हमारे पास आया था, लेकिन अभी फिलहाल रुका हुआ है। जी। और सर अगर सीवियर गैस्ट्रो प्रॉब्लम है और ब्लोटिंग स्टमक है, तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हैं? चिटोसन और एचकप सबसे अच्छा उपाय है उसका। सिर्फ चिटोसन और एच कप से डाइजेशन प्रॉब्लम और ब्लोटिंग स्टमक, बिल्कुल सर, और गैस्ट्रो प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल। अकेला चिटोसन टाइम लेगा थोड़ा। अगर अकेला कोई किसी के पास एचकप नहीं है और अफोर्ड नहीं कर सकते अभी इमीडिएटली, इन दैट केस वो चिटोसन को एफओएस के साथ, एफओएस और चिटोसन दोनों साथ में ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एचकप तो गारंटी है तीसरे दिन में उसको रिलीफ दे देगा, भूल जाएगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम कभी थी। एचकप और चिटोसन साथ में लेते। और सर डिमेंशिया में क्या देना चाहिए?
डिमेंशिया के पेशेंट को हेड केयर की थेरेपी दे सकते हैं ओमेगा और कोएंजाइम खाने के लिए। ओमेगा और कोएंजाइम खाने के लिए, और हेड केयर की थेरेपी। तो ये डिमेंशिया बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है? डिमेंशिया सर ये एक एज रिलेटेड भी है और न्यूरो प्रॉब्लम भी है, जिसमें लोगों को मैं कैसे बोलूं, अगर इसको उस तरह से भूलने की बीमारी, मतलब कुछ चीजें वो भूलने लगते हैं। ओके, मतलब शॉर्ट मेमोरी लॉस कह सकते हैं इसे। डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाइए, डेली फंक्शनिंग पर अगर आप इसको डिजीज की कैटेगरी में रखने की कोशिश करें तो किसी स्पेसिफिक डिजीज की कैटेगरी में इसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। ये ब्रेन का एक फंक्शन है। मेमोरी लॉस भी हो सकता है, जजमेंटल, मतलब जैसे आपको लगता मेरे सामने ये रुमाल रखा हुआ है तो मुझे पता है कि मैं यहां तक हाथ बढ़ाऊंगा तो ये रुमाल को उठा लूंगा, लेकिन वो इश्यू भी हो सकता है कि वो डिस्टेंस को या टाइम को ठीक से जज ना कर पाए। कई लोग होता है, जैसे अगर रास्ते में पानी है, हम इतना जंप करेंगे तो उसको पार कर जाएंगे, लेकिन अगर डिमेंशिया वाला कोई पर्सन है तो वो बीच पानी में ही कूद जाएगा, वो उस डिस्टेंस को ठीक से जज नहीं कर पाएगा। उनका विजन प्रॉपर नहीं है, ये कह सकते हैं। नहीं, विजन प्रॉपर नहीं, वो जजमेंट नहीं कर पाता, उसके ब्रेन की फंक्शनिंग का एरर है ये। ब्रेन की फंक्शनिंग का एरर। ओबेसिटी में सर क्या क्या देना चाहिए और कैसे कैसे देना चाहिए? ओबेसिटी में मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूं बीसीएम की थेरेपी, वाटर इनटेक बढ़ा करके ल्यूकवार्म वाटर के साथ बीसीएम की थेरेपी। और उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं हमारा प्रोटीन पाउडर विथ फाइबर, 2 या 3 चम्मच प्रोटीन पाउडर के और 1 चम्मच फाइबर के साथ 1 या 2 टाइम डाइट रिप्लेसमेंट, उसके साथ चिटोसन और ओमेगा। अगर एच कप भी साथ में पानी एच कप का भी पिए तो और भी अच्छा है जी। बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ ओवरियन सिस्ट तो क्या देना चाहिए? ओवेरियन सिस्ट, जी, ओवेरियन सिस्ट में अगर वो बेनाइन है, मतलब कैंसर नहीं है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करने दीजिए कि कैंसर है या नहीं है। अगर ये जैसे किसी ने उसके लिए जो भी टेस्ट होते हैं CA-125 करा लिया या दूसरे तरह के बहुत सारे तरह के टेस्ट है, किसी तरह से वो हो गया, फिक्स हो गया कि नहीं कैंसर नहीं है, केवल सिस्ट है, तो इन दैट केस एक्यूलाइव बीसीएम की थेरेपी दीजिए, ओपीसी दीजिए, वो सिस्ट धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर है, सिस्ट कई बार कैंसर भी होता है, तो अगर कैंसर है तो इसमें हम इक्विपमेंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जितनी तेजी से हम ठीक कर पाएंगे उससे ज्यादा तेजी से वो फैलना शुरू कर देगा। तो इन दैट केस आप ओपीसी, टीपॉली, चिटोशन और सेल रिजुविनेशन और एच कप ये इस्तेमाल कीजिए। उसमें सिस्ट तो धीरे धीरे घटने ही लगेगा, लेकिन वो जो हमारा कैंसर का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगेगा। लेकिन इसमें कई लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करता है, तो उसमें पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ती है कि अगर कोई पेशेंट है जिससे ओवरियन, किसी को ओवरी रिमूव करने के लिए बोला और वो लड़की अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, मां नहीं बनी है, अनमैरिड है, उसको बच्चा चाहिए, तो ऐसे केसेस में ओवरी का सर्जरी करके रिमूव कर देना, फिर वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी जी। तो ऐसे केसेस में तो हम पे डिपेंड कर। लेकिन जैसे ऐसी लेडीज में जब ये प्रॉब्लम होती है जिनको अब बच्चे हो चुके हैं, उनको और फर्दर बच्चे नहीं चाहिए, तो उस केस में अगर कैंसर है, वो फैल रहा है, मतलब 3rd या 4th स्टेज में है, तो सर्जरी को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सर्जरी कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो बॉडी में पड़ा हुआ है। सर्जरी करके वो कीमोथेरेपी के लिए रिकमेंड करेंगे, कीमोथेरेपी भी होनी चाहिए। नॉर्मली 3rd और 4th स्टेज में कीमो के 16 से 18 साइकिल रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन साथ में अगर ये आप स्टार्ट कर देंगे एच कप, टिपॉली, चिटोसन वगैरह, तो उसका एडवांटेज, लोग सोचते हैं कि हम कीमो भी करा रहे हैं और साथ में ये भी खर्चा कर रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअली खर्चा आप बचाते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक साइकिल कीमो का जो कॉस्ट है वो लगभग 70 to 80,000 आता है, 1 साइकिल ऑफ कीमो। और ये जो टोटल हम सप्लीमेंट बता रहे हैं 3-4 महीने खाने पड़ते हैं, और एक एच कप का भी अगर कॉस्ट देखें तो एक कीमो साइकिल के कॉस्ट के बराबर में ये सारा कुछ हो जाता है 3-4 महीने। लेकिन ये कीमो की रिक्वायरमेंट को 50 to 60% घटा देता है। यानी अगर किसी को 16 साइकिल, डॉक्टर्स ने मन बनाया कि इसको 16 साइकिल देना है, तो नॉर्मली 6 से 8 साइकिल के बाद उसकी फिटनेस लेवल ऐसी हो जाती है कि उसको फर्दर कीमो की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती डॉक्टर्स को, तो ये बहुत ज्यादा खर्चा बचा देता है आपका। दूसरा, एच कप का पानी एक ऐसी चीज है जो पूरे बॉडी के एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाती है और ऑक्सीडेशन भी रोक देती है। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सबसे लेस हार्मफुल, मतलब जीरो हार्म के साथ एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है।
तो इसकी वजह से शरीर में कैंसर कई बार रिपीट हो जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि अगर किसी को यूटेराइन या ओवेरियन सिस्ट कैंसर है तो वो वहीं पे होगा, वो कहीं भी दोबारा हो सकता है, वो थ्रोट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम एच कप का पानी लेना शुरू करते हैं तो पानी एक ऐसी चीज है जो बॉडी के पूरे पार्ट में पहुंचती है। पानी एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में जाती है, हर सेल तक पहुंचती है। और हर सेल में अगर अल्कलाइन वाटर पहुंच रहा है तो वो हमारे हर सेल को अल्कलाइन बनाता है। और जो कैंसरस सेल्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम एच कप का शुरुआत करके उसको फ्यूचर के लिए भी सेव कर देते हैं। रिकरेंस ऑफ कैंसर 99.9% तक खत्म हो जाता है, रिकरेंस के चांसेस एच कप का पानी देने से। बहुत बढ़िया। सर, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हमारे पास टी-पॉली है, Fe+ है, और अभी तो सबसे अच्छा है कॉर्डिसेप्स। जी, टी-पॉली, Fe+ और कॉर्डिसेप्स। तो सर स्पिरुलिना भी हम किसी किसी केस में दे सकते हाँ, हैं? स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं। जी। एक क्वेश्चन है, मदर had gone through a major brain surgery in 2009. Now what best I can give to my mother as she almost stopped using allopathy medicine like dialytin? डायबिटिक है वो? ये मेंशन नहीं किया है इन्होंने। नहीं, उनको अभी क्या कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन कोई सर्जरी के बाद? कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम कौन से सप्लीमेंट इनको दे सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन उनकी खत्म हो चुकी है 2009 में इनका। नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए तो जनरल हेल्थ के लिए आप उनको बदल बदल के, जैसे कभी 2-3 महीने तक स्पाइरुलिना और जिंक खिला दिया, मल्टीविटामिन Fe+ खिला दिया, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए 1-2 महीने OPC या FOS खिला दिया, तो नॉर्मली आप उनको हेल्दी रख सकते हैं। मैं ओल्ड एज लोगों को 2-3 चीजें रिकमेंड करता हूं कि उनको जरूर दे दीजिए, क्योंकि मेडिसिन खाना ये सब चीजें वो भूल जाते हैं। आप अपनी मदर को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको हेल्थ मैट्रेस दीजिए, हेल्थ मैट्रेस दे दीजिए और ब्रेसलेट पहना दीजिए। ये दोनों चीजें अगर आप दे देंगे तो ब्रेन से रिलेटेड जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं वो ये होने नहीं देगा, रेडिएशन का इफेक्ट होने नहीं देगा, बॉडी का पीएच मेंटेन रखेगा, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता रहेगा। तो हेल्थ मैट्रेस और ब्रेसलेट, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं है, एक बार इंसान ने ब्रेसलेट पहन लिया बस पहन लिया, मैट्रेस पे रोज उसको सोना ही है, तो अलग से याद रखने का, कोई एफर्ट करने का या बार बार खर्चा करने का चांसेस। तो अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या हेल्थ इशू नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म वो हेल्दी रहें, सुखी रहें, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है मैट्रेस और ब्रेसलेट। फ्रोजन शोल्डर में क्या लेना चाहिए सर? फ्रोजन शोल्डर का तो कोई इशू नहीं है, ओमेगा खा करके BCM पे 10 दिन हाथ रखो फ्रोजन, तो वो बॉलिंग करना शुरू कर देगा, एकदम मुतैया मुरलीधरन बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और सर, व्हाट इज द प्रॉपर इंटरवल टू कंज्यूम वाटर ऑफ हाइपर कप? कैन वी हैव 2 कप ऑफ वाटर एट ए टाइम? यस, आपको जितनी जरूरत है उतना ले सकते हो। मिनिमम दिया हुआ है कि मिनिमम 3 घंटे के ड्यूरेशन पे, 2.5 से 3 घंटे के गैप पे आप 1 कप पीजिए, ताकि दिन भर में आप कम से कम 6 कप पी सके। ज्यादा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी। गुरकिरण का एक क्वेश्चन है, सर बीसीएम के लिए कैसे समझाएं? लोग बोलते हैं महंगा है, इंडियन मेंटेलिटी रेट देखना बट नो बेनिफिट देखना। देखिए, BCM के लिए समझाना नहीं है। BCM के लिए अगर आप समझाने जाएंगे किसी को कि भैया ये BCM ले लो, ये 14 किलो की लोहे की मशीन है, तो उसको लगेगा 14 किलो का लोहा तो 1400 का होना चाहिए। जी। BCM के लिए समझाने के लिए अगर जाएंगे, लेकिन BCM क्या क्या इफेक्ट दे सकता है और किन किन चीजों से पैसा बचा सकता है, आपको उस पर फोकस लाना होगा। अगर आप लोगों को, जब आप BCM को बताने जाए तो सीधा सीधा अपना प्रोडक्ट आगे मत रखिए। मैंने बार बार अपने ट्रेनिंग्स में यही कहा कि प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत कीजिए। आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, उनसे पूछिए आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप पूछिए कि लास्ट 10 साल में आपके फैमिली में क्या क्या हेल्थ इश्यूज हुए हैं। जी। उसके बाद बताइए कि आपको पता है सिर्फ एक चीज ऐसी है कि अगर आपके पास होती तो ये 10 सालों में ये हेल्थ इश्यूज नहीं होते। अगर आप आगे चाहते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज हमारी फैमिली, और इन हेल्थ इश्यूज उनसे पूछिए कि ये लास्ट 10 साल में जो आपके इसमें ये हेल्थ इशू हुआ, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को बैक पेन हो गया, किसी को बाल झड़ने लगे, तो बोला इन सब चीजों पे एग्रीगेट कितना खर्चा किया होगा। तो लोग सीधे छूटते ही बोल देंगे अरे हमने तो लाखों खर्च दिए। तो बोले अगर आपने 40,000 खर्च कर लिया होता ना, तो ये लाखों आपका बच सकता था। अभी भी आपकी चॉइस है
कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में ये लाखों आप ट्रीटमेंट में खर्च करना चाहते हो या 40,000 अभी खर्च करके इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, तब वो पूछेगा क्या मतलब। उसके बाद बताइए कि सिर्फ एक ऐसा जादुई यंत्र है जो अगर आपके घर में होगा और केवल 15 मिनट हर इंसान यूज करेगा, तो वो लिस्ट बता दीजिए कि इतनी सारी बीमारियां नहीं होंगी और इतनी सारी बीमारियां अगर हैं तो ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर मलविका का है, फ्लोपियन ट्यूब अगर ब्लॉकेज है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिलिपियन ट्यूब के ब्लॉकेज में हम ओमेगा और ओपीसी देते हैं और एक्यूलाइफ और बीसीएम की थेरेपी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, इसमें जैसे एक्वालाइफ या बीसीएम की थेरेपी हम देते हैं, तो उसके सर्टेन पॉइंट्स होते हैं कि किन पॉइंट पे देना है और कौन सा सर पोस्चर यूज करना है? मैं बता देता हूँ, जो बीसीएम है, बीसीएम में तो बिठा करके और खड़े करके ही देना है। ओके। 10 मिनट बिठा के 5 मिनट खड़ा करके, या 10 मिनट बिठा के 10 मिनट खड़े करके आप दे सकते हैं। लेकिन जो एक्यूलाइफ की थेरेपी है उसमें जो गायनोकोलॉजिकल एक्यू पॉइंट है वो हाथों में देखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल बनता है। तो राइट साइड ट्राइंगल का जो राइट साइड वाला एंड है उससे थोड़ा सा नीचे, जिनको भी फिलिपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होती है वहां पे बहुत तेज करंट आता है, वहां पे उसकी थेरेपी देनी है। वो एक्चुअली फिलिपियन ट्यूब का पॉइंट। ओके। अच्छा सर, एक रिमोटेड अर्थराइटिस का केस है जो बीसीएम एक्वालाइफ भी ले रहे हैं, टीपोली ओमेगा जिंक भी ले रहे हैं 2 महीने से, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हो रहा है अभी घुटनों बहुत में भी। पुराने रूमेटाइड आर्थराइटिस के केसेस में बहुत जल्दी फर्क की उम्मीद भी मत कीजिए। जी। रूमेटाइड आर्थराइटिस फर्क लाने में थोड़ा टाइम लगाता है, तो और ये अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी फर्क हो तो आप उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी जो रूमेटिज्म के सारे पॉइंट्स हैं उस पर दीजिए दिन भर। हाथ रूमेटाइड के पॉइंट्स आपको मोस्टली मिलेंगे जो पैरों के पॉइंट्स होते हैं और हाथों के पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक पॉइंट की बजाय ड्रैग करते हुए आधा घंटा यहाँ पे, आधा घंटा यहाँ पे दे दिया, फिर आधा घंटा यहाँ पे, आधा घंटे, तो टाइम ज्यादा होगा। उस केस में 15-15 मिनट दीजिए। उसके बाद लिवर स्प्लीन वगैरह के भी पॉइंट्स हैं, अगर आप रूमेटाइड आर्थराइटिस वाले पेज में जाएंगे तो वहां पे भी आपको थेरेपी करनी है। टी पॉली के डोज आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। 2 गोली ब्रेकफास्ट के बाद देने की बजाय आप 2 गोली ब्रेकफास्ट के बाद और 2 गोली डिनर के बाद, या 1 गोली ब्रेकफास्ट, 1 गोली लंच और 1 गोली डिनर के बाद दे सकते हैं। स्पाइरुलिना का डोज सबसे इंपॉर्टेंट है रूमेटिज्म के केस पे। स्पाइरुलिना का डोज अगर आप पढ़ते हैं तो देखेंगे 2 to 4 कैप्सूल्स थ्राइस अ डे है। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 4 कैप्सूल दिन में 3 बार दीजिए। अच्छा, डॉक्टर मलविका का जो जिनका फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि इसमें रिजल्ट कब तक आ सकते हैं? ये तो डिपेंड करता है ब्लॉकेज कितना है और ब्लॉकेज किस टाइप का है। अगर सॉल्युबल ब्लॉकेज है तो जल्दी रिजल्ट आएगा, कम ब्लॉकेज है तो जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन ब्लॉकेज अगर कहीं पे उसके अंदर, ट्यूब के अंदर अगर कहीं मांस भरा हुआ है, किसी वॉल में थिकनेस है, तो इन दैट केसेस रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। जी। सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे स्पिरुलिना हमारा 2084 का है और दूसरी कंपनीज का, XYZ कंपनीज का बहुत सस्ता मिल जाता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस वही है जो बुध बाजार में 200 रुपए की शर्ट मिलती है और एरो की शर्ट 6,000 की मिलती है, उतना ही डिफरेंस है। शर्ट दोनों है, पहन दोनों को सकते हैं, बॉडी दोनों ढक देगा। जी। लेकिन पहनने के बाद जो फील होती है, उसको छूने के बाद, उसको पहनने के बाद जो क्वालिटी फील होती है, उस शर्ट को आप 10 बार धोने के बाद जैसा वो रहेगा, बाहर आप जो 200 रुपए वाली शर्ट लेते हैं वो 2 बार धोने के बाद ही पोछा लायक बन जाती है। तो एक्चुअल में ये हेल्थ का मैटर है, आप अपनी बॉडी को किस लायक समझते हैं। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं, तो अगर हमें बाजार में सब्जी लेने जाना है तो हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं किसी ऑफिस में, किसी प्रेजेंटेशन में, किसी शादी ब्याह में, उसी तरह के कपड़े नहीं पहन के जाते। जहां पे हमें सोशल गैदरिंग के बीच में जाना होता है वहां पे हमें सोशल स्टेटस भी दिखाना होता है, हम उस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जो स्पाइरुलिना है वो भी वैसे है, वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन दे रहा है। तो आप शरीर को किस लेवल का, किस क्वालिटी का न्यूट्रिशन देना चाहते हैं ये तो आप डिसाइड करेंगे। क्वालिटी हर चीज की, आप घर बनाने का देख लो कि जैसे आप रुपेश सर रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी में जो इनका घर है उसकी जो कॉस्ट होगी, अगर कोई इनको बोले कि ऐसा घर तो मैं आपको 20 लाख में दिला दूंगा, ऑब्वियसली दिला सकता है। कहीं किसी इंटीरियर में गांव में वैसा घर 20 लाख में मिल जाएगा। बट दे आर नॉट सेम। जो घर का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसके लोकेशन और एक्सेसिबिलिटी पे। वेरी तो ट्रू। वैसे स्पाइरुलिना का जो है, स्पाइरुलिना का कॉस्ट डिपेंड करता है सबसे पहले कि उसकी फार्मिंग कहाँ से हुई है,
अब स्पाइरुलिना समुद्र में पाया जाने वाला शैवाल है, लेकिन वही समंदर बॉम्बे हाई जो है जहां पे तेल की माइनिंग होती है, पेट्रोलियम, वहां के समुद्र के पानी में हमेशा पेट्रोलियम घुला रहता है, तो वहां पे जो काई पैदा होती है डेफिनेटली वो पेट्रोलियम से अफेक्टेड होती है। साउथ कैरेबियन सी में जो होगा, या फिर जो कहीं कहीं पे ऐसा जहां पे पूरा आइसबर्ग्स है, आइस के नीचे वो एकदम प्योर होगा। तो एक तो वो है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वालिटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि कितनी प्योरिटी है, और उसको जो प्योरीफाई किया गया, उसका जो प्योरिफिकेशन और बनाने का प्रोसेस है वो क्या है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल। सर, अस्थमा को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? अस्थमा को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। आप जॉय नेकलेस पहना सकते हैं, उसको बीसीएम इस्तेमाल करा सकते हैं, अस्थमा के पॉइंट्स पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं। अस्थमा के कई रीजन होते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है हमारा, उसमें स्वेलिंग भी हो सकता है, उसमें फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी धीरे धीरे हो सकता है, उसमें कॉन्टिन्यूस स्वेलिंग हो सकती है, उस वो जो हमारा विंड पाइप है उसका नैरो होना भी अस्थमा का रीजन हो सकता है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें अस्थमा की, तो एक्यूलाइफ या बीसीएम या दोनों की थेरेपी, जॉय नेकलेस पहनना, और ओपीसी, टीपॉली और कॉर्डिसेप्स खाना। अगर नॉर्मल लेवल है तो अकेला कॉर्डिसेप्स भी वंडरफुल रिजल्ट देता है अस्थमा के केस में। कई लोगों को एलर्जिक अस्थमा भी होता है। एलर्जी की वजह से बारिश का समय होता है, बादल घिरते हैं, तब उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। स्मॉग में के टाइम में या जब फॉग होता है उस टाइम में उनको अस्थमा का जो दौरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन दैट केस जो उनकी एक्यूलाइफ की थेरेपी और जिंक, ये दो चीजें जरूरी हो जाती है। एक्यूलाइफ की थेरेपी उनको एक्यूप्रेशर, जो एलर्जिक एक्यू पॉइंट्स हैं उस पे देना होता है। उनको एलर्जी को भी कंट्रोल करना होगा तभी जाकर, नहीं तो क्योंकि उनका अस्थमा जो है वो एक खास वजह से वो एलर्जी है। किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होता है, उसकी वजह से, तो पहले एलर्जी को खत्म करना पड़ेगा। सर, अगर पैर की हड्डी किसी की बढ़ जाए, एंकल की पेन बहुत ज्यादा होने लगे, तो क्या लेना चाहिए? तो देखिए, जो हड्डी बढ़ी हुई को कम करने का तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन हड्डी कहाँ बढ़, हड्डी बढ़ने का दो तरीका होता है। तो साइड, जैसे पैर के एंकल में हड्डी, मान लीजिए अगर हम इसको एंकल माने तो ये साइड वाइज भी बढ़ सकता है, और जो गैप है, जो जॉइंट है उसके बीच में भी बढ़ सकता है। तो जो पेनफुल वाला केस होता है एक्चुअली क्या है, जहां पे कार्टिलेज होना चाहिए, जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है। जो हमारा सिनोवियल जॉइंट है, जहां पे सिनोवियल फ्लूइड होता है, हर जॉइंट में होता है। सिनोवियल कैविटी बोलते हैं उसको। उस कैविटी में जब वो जॉइंट में से जो फ्लूइड जो सूख जाता है या खत्म हो जाता है, तो वो सिनोवियल कैविटी खाली होती है। उस खाली जगह में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो वो कैल्शियम किसी न किसी हड्डी के साथ जुड़ता है, तो वो लगता है कि हड्डी बढ़ गई है। तो उस केस में उसको तुरंत से खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही उस दर्द को तुरंत बहुत जल्दी उस पर रिजल्ट लाया जा सकता है। एक्यूलाइफ की थेरेपी अगर सही से किया जाए तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है उसमें थोड़ी कमी आएगी। पेन किलर या ऑइंटमेंट आप पेन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कॉन्टिन्यूअस एक्यूलाइफ की थेरेपी देनी होगी, और साथ में चिटोशन देना होगा, ताकि वो चिटोशन लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन भी देना होगा, ताकि वो सिनोवियल फ्लूइड जो कार्टिलेज है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, तो वो गैप जो है उसमें कुशन बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दो हड्डियों के बीच में इतना गैप है, इसमें ये हड्डी आधा बढ़ के यहां तक आ गई। अब जैसे इंसान खड़ा होता है या उस पर प्रेशर डालता है, ये हड्डी तुरंत नीचे वाली हड्डी को टच करती है और उसको जानलेवा दर्द होता है। लेकिन भले ही लेयर थोड़ा पतला बन पाए क्योंकि जगह कम है, लेकिन उस लेयर में अगर वो कुशन बन जाएगा कार्टिलेज का, तो दोनों बोन्स को टच नहीं होने देगा, तो दर्द अपने आप कम हो जाएगी। तो ये तीन चीजों पे काम करना पड़ता है ऐसे केसेस में, तो इसीलिए टाइम लगता है। ये तुरंत अगर इसमें ऐसा कि शुरू किया और 15 दिन में रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल। तो जोशना प्रेशर जी का क्वेश्चन, हम ऑलरेडी, वैसे क्वेश्चन ये आ चुका था, आई एम ए डायलिसिस पेशेंट और इज देयर एनी वे टू स्टॉप इट? तो yes. जोशना जी ये क्वेश्चन का आंसर वैसे दे चुके हैं, आप रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे दोबारा से वो देख सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे दोबारा देख लो। वैसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, एच कप, हेड केयर अपरेटस, सेल रिजुविनेशन, कोएंजाइम और कॉर्डिसेप्स। जी। और सर, पित्ते की पथरी का ट्रीटमेंट है? कौन सा? पित्ते की पथरी, गैलब्लैडर स्टोन, उसका तो एक्यूलाइफ, ओपीसी, ओमेगा काफी है। ओपीसी, ओमेगा। ओमेगा, तो उससे ये पथरी खत्म हो जाएगी गॉल ब्लैडर की? हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओपीसी एंड ओमेगा कितना टाइम लेना पड़ेगा सर?
अगर छोटी पथरी है, ज्यादा नहीं, 10-12 mm तक की है, तो वो 45 डेज में ही खत्म हो जाती है। वो साइज पे डिपेंड करता है, साइज और नंबर्स कितने हैं, मल्टीपल हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन इसमें गॉलब्लैडर के स्टोन के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि एक्यूलाइफ की थेरेपी से पहले दिन से ही दर्द पे फर्क पड़ जाता है। और 3 mm की है सर? 3 mm की है तो 1-1.5 महीना काफी है थेरेपी। 1-1.5 महीना थेरेपी और 2-3 महीने सप्लीमेंट्स। ओके। शोल्डर पेन बहुत है सर, और राउंड में हो रहा है, राउंड में हो रहा है, या पेन और पूरा हाथ एकदम सुन्न हो जाता है। इस केस में क्या लेना चाहिए? इस केस में तो उनको शोल्डर के पेन, शोल्डर के पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए और हार्ट का पॉइंट भी चेक करना चाहिए। ये दोनों चीजें चेक करें, जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे एक्यूलाइफ की थेरेपी लेना शुरू कर दें। और बीसीएम पे हाथ रख करके बीसीएम की भी थेरेपी ले सकते हैं। जो नॉर्मली जो शोल्डर के पॉइंट्स होते हैं लेफ्ट या राइट के हिसाब से, दोनों तरफ यहाँ पे, ये उंगली का जो सेकंड ये है इसके जस्ट नीचे लेफ्ट या राइट में, जैसा जो भी हाथ है उसके पॉइंट पे थेरेपी लेने से रिलीफ मिलेगा। एक्यूलाइफ को शोल्डर पे जहां पे पेन का लोकेशन है वहां पे उसका एक्यूप्रेशर थेरेपी, मतलब आप उसका करंट मत ऑन कीजिए, केवल राउंड 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 उसको थोड़ी देर थेरेपी करने के बाद, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है उसमें, हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसके बाद उसको ऑन करके भी थोड़ा सा इंटेंसिटी को कम रख करके पेन वाले लोकेशन पे भी थेरेपी देने से शोल्डर पेन में रिलीफ मिलता है। लेकिन पूरा ठीक वो यहीं से होगा जी। और किसी का राइट साइड ऑफ बॉडी पैरालिसिस हो रखा है और उनका ऑपरेशन हुआ है लेफ्ट साइड ब्रेन का, तो उनको एक्वालाइफ की ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हाँ हाँ, दे सकते हैं। उनको बीसीएम भी दे सकते हैं, हेड केयर भी दे सकते हैं, एक्यूलाइफ की थेरेपी भी दे सकते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कोई रिजल्ट? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मेरे पास तो रिजल्ट है, 3 रिजल्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसका भी आपको जब किसी को बताएंगे तो वैसे ही जवाब आएगा जैसा डायबिटीज का आता है, कभी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कभी ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जी। क्योंकि अब मैं इसको एक लेमैन के लैंग्वेज में समझाऊं कि जब आपको किसी बाहर वाले से परेशानी है, रोज आपके घर में आकर के पत्थर फेंकने का या तोड़फोड़ मचाने का काम अगर कोई बाहर वाला कर रहा है तो आप उसको डंडा मार के भगा सकते हैं। लेकिन अपने ही घर का मेंबर कोई करे तो आप डंडा कैसे मारेंगे? तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने होते हैं उसमें हमारे जो खुद के इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वही दूसरे हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर उसको रोकना है तो हमें अपने इम्यूनिटी सेल्स को मारना होगा। अगर हम अपने इम्यूनिटी सेल्स को मार देंगे तो वो डिस्ट्रॉफी ठीक हो ना हो, दूसरी सारी बीमारियां और हो जाएंगी। तो इसीलिए ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो इनक्यूरेबल होते हैं। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि वो प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। मसल्स हमारे वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब मसल्स अगर वीक होना शुरू हो जाए तो बॉडी की फंक्शनिंग में चलना फिरना दुभर हो जाता है, बंदा बेड पे आ जाता है, व्हील चेयर पे आ जाता है। तो उसमें सिर्फ 2 काम करने से आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कंट्रोल करके कई केसेस में ये ठीक हो जाता है। पहला तो ये कि उसके लिम्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, जो हमारा एक्यूलाइफ और बीसीएम बखूबी कर लेता है। दूसरा ये उसके लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है ताकि लिवर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस सही ढंग से कर सके, और उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है ताकि उसके जो मसल्स के सेल हैं वो जिस रेट से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आप बनाना शुरू कर दो। ओके। अगर आपके घर के पानी की टंकी में अगर छेद हो जाए और पानी निकल रहा है और अगर आप उसको बंद नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उसमें तेजी से पानी भरना शुरू कर दो, कभी खाली नहीं होगा। जितनी स्पीड से निकल रहा है उससे ज्यादा स्पीड से बनना शुरू कर दो, तो भरना शुरू कर दो। तो वही प्रोटीन के सिंथेसिस को, प्रोटीन जो मसल्स के जो सेल्स है उसके रीजनरेशन के रेट को अगर आप सप्लीमेंटेशन से और बीसीएम के इस्तेमाल से डिस्ट्रक्शन के रेट से बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। अब लोग बोलेंगे ये तो फिर जिंदगी भर करना पड़ेगा। चलो मान लिया जिंदगी भर करना भी पड़ेगा, तो जिंदगी भर व्हील चेयर पे गुजारने से तो अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर जिंदगी भर करना भी पड़े तो क्या बुरा है। हाँ, इसमें सप्लीमेंट आप एक बार रिपीट करेंगे? इसमें सप्लीमेंट जो मैंने दिया वो प्रोटीन, मैंने सप्लीमेंट प्रोटीन दिया है, और इसके अलावा स्पाइरुलिना देता हूं मैं, मल्टीविटामिन देता हूं और चिटोसन देता हूं। ओके। सर 55 ईयर की लेडी है, उनके नी में काफी गैप आ गया है और ग्रीस भी खत्म है। डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो कौन कौन से सप्लीमेंट और ट्रीटमेंट कैसे दें? ये वही कार्टिलेज का इश्यू है। इसमें ग्लूकोजामाइन, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, तो ये 3 चीजें तो मस्ट हैं।
सेल रिजुविनेशन भी दे सकते हैं, और चिटोसन दीजिए, लिवर उनका ठीक होगा, क्योंकि जो कार्टिलेज प्रोडक्शन है वो लिवर पे ही डिपेंड करता है। और एक्यूलाइफ की थेरेपी, बजट का इश्यू नहीं हो तो एचकप भी दीजिए। जी। और गॉल ब्लैडर में 10 mm का स्टोन है सर, वही एक्यूलाइफ ओपीसी ओमेगा। होम्योपैथी के साथ साथ में अपना सप्लीमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल, 10 से 15 मिनट का कम से कम गैप रखिए, आधा घंटा का रखिए तो और भी अच्छा, और ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। हमारा सप्लीमेंट है, तो नॉर्मली जो भी मेडिसिन है उनके जो रूल होते हैं कि खाना खाने से इतनी देर पहले उतनी देर बाद, तो ये आप हमारे सप्लीमेंट को खाना मानिए, उसको दवा मानिए। तो वैसे ही ध्यान रखना होता है कि आपने अगर हमारा सप्लीमेंट खाया मतलब कुछ खाया है, तो वो दवा उसके 15 मिनट बाद लेनी है तो हमारे सप्लीमेंट के 15 मिनट बाद लीजिए, अगर पहले लेनी है तो हमारे सप्लीमेंट से 15 मिनट पहले लीजिए। जी। तो ममता चौहान जी यहाँ पे नहीं है, इस बार फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है उन्होंने, तो उनका कहना है कि सर ये सब सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अगर हाँ तो ट्रेनिंग कहाँ होगी? मैडम, कहाँ का मतलब, एक ट्रेनिंग तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, यहीं पे ट्रेनिंग होगी आपको। रोज ही लगभग 9 बजे कोई ना कोई ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलती है, इसी जूम पे। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती है। आपको जिन्होंने ज्वाइन कराया है उनको आप बोलिए, उनको बोलिए कि किसी ट्रेनिंग के ग्रुप में भी आपको ऐड कर दें। इसके अलावा वी शेयर जो हमारा टीएंस का ऐप है, उस पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप प्रोडक्ट वीडियोस सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस टीएंस से रिलेटेड मिल जाएंगे, ट्रेनिंग का। उसके अलावा आप प्रोडक्ट बुक खरीद सकते हैं। आप अपने लाइन अप स्पॉन्सर में अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इतने सारे रास्ते बता देंगे कि आपको आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग देने वालों का टाइम कभी खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जो शैम्पू है, शैम्पू को लगाने से खारिश, ईचिंग होती है, इसका क्या रीजन हो सकता है? सर देखिए, कुछ चीजों में तो इस पे सबको, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि शैम्पू मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे आज तक इचिंग नहीं हुई। और बहुत सारे लोग लगा, मुझे ये प्रॉब्लम किसी ने आज तक नहीं बताई है, मैंने पहली बार सुना है। तो हो सकता है जो उनका स्किन हो उसमें किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के प्रति एलर्जिक हो, तो उनको रोक देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबको सूट करे। जी। और लेकिन अगर उनको लगता है कि शैम्पू लगाने से, शैम्पू को थोड़ा सा वो डाइलेट करके उसको पानी मिला करके 1-2 बार ट्राई करे, या ऑयल लगाने के बाद शैम्पू ट्राई करे, ये सब करने के बावजूद भी अगर उनको शैम्पू लगाने से खारिश होती है तो रोक दें। जी, तो इसका जो इरिटेशन है, इसके लिए हम सप्लीमेंट वगैरह देके उसका नहीं हम कर सकते? अगर एलर्जी है तो ओपीसी और एक्यूलाइफ का जो एलर्जी के पॉइंट पे थेरेपी है, या एचकप लेकर के कर सकते हैं। एलर्जी का जो जड़ होता है वो लिवर होता है, तो लिवर को एचकप या चिटोसन से या एक्यूलाइफ की थेरेपी से लिवर को ठीक करे तो 90% एलर्जी अपने आप खत्म हो जाती है। कुछ एक्सटर्नल एलर्जीज होती है जिसमें अलग अलग तरीके से, जैसे जो एलर्जी है उसको वैसे ठीक करना पड़ता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, क्या ट्रीटमेंट सर? ऑन विच पॉइंट? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। डीवीटी, इसमें डीवीटी में प्रॉब्लम क्या है कि डीवीटी की प्रॉब्लम को आप एक्यूलाइफ या बीसीएम से ठीक तो तुरंत कर सकते हैं। वो अंदर के जो वेन्स होते हैं, जिसमें ऊपर की थेरेपी से असर नहीं होता, बॉडी में जो अंदर मसल्स के अंदर 4th लेयर के अंदर जो होते हैं वेन्स, उसमें कहीं कोई गांठ होती है तो उसमें लगन उसको जल्दी ठीक तो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो डीप वेन्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्ट होते हैं। तो अगर हम उस क्लॉट को, उस थ्रोम्बस को तोड़ेंगे एक्यूलाइफ के प्रेशर से या बीसीएम के प्रेशर से, अगर वो टूटेगा तो वो हार्ट में जाकर के क्लॉटिंग कर सकता है और कई बार मामला सीरियस हो जाता है। इसीलिए डीवीटी के पेशेंट को कोई भी बीसीएम या एक्यूलाइफ की थेरेपी देने से पहले उसको शुरू करवाइए आप हेड केयर की थेरेपी, स्पेशली ऑन रिस्ट एंड चेस्ट, और साथ में ओपीसी खिलाइए। 2-3 महीने तक ये करने के बाद आप बीसीएम की थेरेपी दी। स्ट्रेट में बीसीएम पे मत डालिए। जी। पाइल्स के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए? पाइल्स की जड़ होती है कॉन्स्टिपेशन। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो इन दैट केस जो कॉन्स्टिपेशन का इलाज पहले कीजिए, आप उसको चिटोसन, फाइबर, एचकप ये दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग पाइल्स है, वुंड ज्यादा है, तो वहां पे डायरेक्टली आप चिटोसन का पाउडर डाल सकते हैं, और जो हमारा पैंटी लाइनर है उसके बैंडेज से उसके वुंड में फायदा मिलता है। और वुंड एक बार ठीक होना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग रुक जाए, तो उसके बाद पाइल्स वाले पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगा, बंदा जब टॉयलेट जाएगा, जोर लगाएगा, तो फिर उसका पाइल तो फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से उसमें कट आ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। 70 इयर्स की लेडी है, पाँव की एड़ी में कुछ इन्फेक्शन है जिससे उनको जलन होती है, तो क्या एडवाइस कर सकते हैं हम उनको? इन्फेक्शन किस तरह का, एक्सटर्नल है इंटरनल है? ये अभी पाँव की इन्होंने एड़ी में जो जलन है, कुछ लोगों को प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, पैर रखने से दर्द होना या जलन होना। तो उसमें तो हमारा जो हेड केयर अपरेटस है उसका मसाज भी काम करता है। नहीं तो बीसीएम चेयर पे बिठा करके पैरों को सॉफ्टली बीसीएम पे रख करके थेरेपी ले, उससे भी फायदा होगा। साथ में चिटोसन और ओपीसी खा सकते हैं। ओके। 4 साल का बच्चा है जिसका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है। 4 साल का? जी। तो उसको जिंक, एफी प्लस, स्पाइरुलिना और जो हमारा बच्चों वाला प्रोटीन है वो, ये 4 चीजें। ओके, जिंक और बच्चों वाला प्रोटीन। जिंक, स्पाइरुलिना, एफी प्लस। स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल डेली, एफी प्लस और जिंक का 1-1 कैप्सूल डेली, और प्रोटीन 1 या 2 बार। अगर किसी पेशेंट को माइनर अटैक आया और एंजियोग्राफी में हार्ट की वेन्स बिल्कुल सिकुड़ गई हैं और पतली हो गई हैं, पेशेंट को शुगर भी है, तो क्या करना चाहिए? पेशेंट, अगर शुगर के पेशेंट को ये प्रॉब्लम होना आम बात है, लोग समझते नहीं है इस चीज को। शुगर के पेशेंट शुगर से थोड़ी मरता है, या तो वो हार्ट अटैक से मरेगा, ब्रेन हैमरेज से होगा, पैरालिसिस में जाएगा, या किडनी की प्रॉब्लम होगी उससे मरेगा। शुगर के पेशेंट की 4 ही गति होती है। अगर उसकी जो हार्ट की वेन्स हैं, आर्टरी सिकुड़ गई हैं, तो फिर आपको सेल रिजुविनेशन देना है, उसको शुगर का ट्रीटमेंट तो करना ही है, जिमनिमा, चिटोसन देना ही है, जिंक देना ही है, साथ में उसको सेल रिजुविनेशन देना है, एच कप देना है, और बीसीएम एक्यूलाइफ की थेरेपी भी देनी। बालों का कम हो जाना बीच के पोर्शन में से, इसका कोई सॉल्यूशन है हमारे पास? जी सर, वहां पे बालों का जो बीच से कम हो जाते हैं, वहां पे लोगों को मजाक लगता है, कई लोग हम बोलते हैं तो, लेकिन जो हमारा पैंटी लाइनर है उसको गीला करके उस पर चिपका के रखिए, उससे भी फायदा शुरू हो जाता है। मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑयल में जिंक मिला करके उसका पेस्ट वहां पे लगाना चाहिए, और हेड केयर की थेरेपी करें। या फिर हमारे जो गंजेपन का जो पॉइंट है एक्यूलाइफ में भी है, उसकी थेरेपी, बीसीएम की थेरेपी, हर चीज से फायदा होता है। ज्योति शाह का है, एक उनकी बेटी 1 साल की है और बर्थ से ही उनकी लेफ्ट आई से पानी आता है, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और सिरिंजिंग और प्रोपबिंग करा चुके हैं। कुछ टाइम ठीक था, बट अब अगेन वाटर, साथ में पस भी आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा आता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सर, सबसे बड़ी बात तो उसकी उम्र 1 साल है, तो लीगली हम उसको कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते। जी इसलिए आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूं। जी। ओपन फोरम में, यूट्यूब पे, वीडियो पे हम क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइन पे भी है, एक सकते लीगली हाँ 3 जी साल से कम के बच्चों को ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं बता दूंगा। जी। वेरिकोन वेन्स के लिए क्या करें सर? वेरिकोस वेन्स के लिए सर सबसे बढ़िया है ओपीसी खाएं, और हेड केयर का मसाज, जहां पे वेन दिख रहा है कि उसमें प्रॉब्लम है, वहां पे हेड केयर का मसाज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बॉडी के ऊपर से नीचे की तरफ। और 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आते हो तो क्या लेना चाहिए? पीरियड्स की प्रॉब्लम में तो वही ओमेगा, जिंक और बीसीएम, पीरियड की 90% प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। सर्वाइकल है और चक्कर भी बहुत आते हैं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हो? एक्यूलाइफ की थेरेपी काफी है। सिर्फ एक्वालाइफ से? हाँ, सिर्फ एक्यूलाइफ से ठीक हो जाता है।
वैसे केवल अगर चक्कर आने की प्रॉब्लम हो, केवल सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती तो बीसीएम भी रिलीफ देता है, लेकिन इनका सिर्फ चक्कर आने का भी प्रॉब्लम, इनका बहुत एक्यूट स्टेज में पहुंच चुका है, तो इसीलिए एक्यूलाइफ की थेरेपी ठीक रहेगी। बीसीएम थोड़ा टाइम भी लेता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को ठीक करने में बीसीएम टाइम भी लंबा लेता है। सिस्टर का केराटिन 1.7 है पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है सारी, यूरिन में प्रोटीन आया है। यूरिन में प्रोटीन आने का प्रॉब्लम है कि आपका लिवर प्रोटीन को डिस्कार्ड कर रहा है। एच कप और चिटोसन लेना शुरू कर दीजिए, 15 दिन में यूरिन में प्रोटीन आना कम होना शुरू हो जाएगा। सर फूड एलर्जी में क्या करें, जैसे मिल्क और बेसन से एलर्जी है? फिर वही लीवर का प्रॉब्लम है ये, एच कप और चिटोसन, या फिर बीसीएम की थेरेपी में जाएं। अगर एक्यूलाइफ और बीसीएम अवेलेबल है तो लीवर के पॉइंट्स पे थेरेपी लें और बीसीएम का इस्तेमाल करें खड़े होकर के। शुगर थायराइड के पेशेंट को सप्लीमेंट कब तक, और उसे जितना सप्लीमेंट अभी दे रहे हैं क्या प्रॉपर उतना ही दे या ज्यादा? किसके पेशेंट को? शुगर थायराइड। थायराइड के पेशेंट को तो क्या कि अगर बीसीएम या एक्यूलाइफ की थेरेपी या दोनों की थेरेपी आप कर रहे हैं तो 3-4 महीने के बाद उसको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। लेकिन शुगर के पेशेंट में क्या है, शुगर के पेशेंट में मैं जो फॉलो करता हूँ, शुगर के पेशेंट सबके पास आएंगे तो सबको ये ध्यान से सुनना चाहिए। शुगर के पेशेंट में कई तरह के केसेस होते हैं। अब जैसे कुछ केसेस होते हैं जिनका शुगर लेवल 200-250 के आसपास या उससे नीचे होता है, तो उसमें केवल आप सप्लीमेंट से काम चला सकते हैं। मैं उसमें शुरुआत में 3 से 6 महीने, 3 से 6 मतलब इस हिसाब से कि कब तक उनका डाइजेशन कैसा है, उनको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनकी एलोपैथिक मेडिसिन कब तक बंद होती है। कुछ लोगों की 2 महीने 3 महीने में बंद हो जाती है, कुछ लोगों को 4 महीने भी लग जाते हैं शुगर लेवल नॉर्मल होने में। तो जैसे उसको शुगर के पेशेंट का जो एलोपैथी मेडिसिन चल रहा है वो एटवांस तुरंत बंद नहीं कराना होता उसको। जैसे मैं सप्लीमेंट्स अगर रिकमेंड करता हूँ 200-250 या उससे नीचे वाले शुगर लेवल वालों को, तो मैं शुरुआत करता हूँ जिम्निमा, चिटोसन, एफओएस और जिंक से। अगर बजट की प्रॉब्लम है तो मैं शुरुआत करता हूँ चिटोसन और एफओएस से। जिम्निमा और जिंक मैं 1-2 महीने बाद शुरू करता हूँ। पहले मैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता हूँ, उसके बाद ये दोनों बंद करने के बाद 3 महीने 4 महीने जिंक चलाने के बाद वो भी बंद करके केवल जिम्निमा चलने देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 साल मैक्सिमम लगता है, और उसके बाद उसको फिर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट किसी भी तरह की रह नहीं जाती, वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में कंट्रोल रखना पड़ेगा, काबू में रखना पड़ेगा लाइफस्टाइल को। लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फैटी लिवर का इशू है, या फिर उनको बहुत ज्यादा वजन है, ओबेसिटी के केसेस जो होते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उस केस में उनके लिए बीसीएम ऐड करना जरूरी है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शुगर लेवल मेडिसिन वो ले रहे हैं एलोपैथिक, फिर भी 250 के ऊपर रहता है, तो उसमें सबसे जरूरी होता है इमीडिएटली शुगर लेवल को कंट्रोल करना। तो उस केस में आपको एच कप देना अच्छा रहेगा, क्योंकि एच कप जो हाई शुगर लेवल एच कप और सेल रिजुविनेशन अगर आप ऐड कर देंगे तो हाई शुगर लेवल के केसेस को भी एच कप में मेडिसिन बंद कराने में एच कप हेल्पफुल है 1 से 2 महीने में। उसके बाद कुछ केसेस आते हैं जिसमें इंसुलिन चल रहा होता है, वो टाइप 2 के भी केसेस होते हैं जिनका शुगर लेवल 350-400 के ऊपर जाता है, या टाइप 1 के केसेस होते हैं। तो टाइप 2 के केसेस में तो आप बीसीएम एच कप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लीमेंट दोनों के केस में सेम रहेंगे। लेकिन अगर टाइप 1 का केस है तो उसके पेनक्रियाज के पॉइंट पे, और जो जहां जहां बॉडी के जितने भी और स्पेयर में प्रॉब्लम आ रही है, उन सारे पॉइंट्स पे चाहे 2-2 मिनट 5-5 मिनट की करे, लेकिन एक्यूलाइफ की थेरेपी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंसुलिन के रिसेप्शन की प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन तो बॉडी में बन रहा होता है कई बार, लेकिन उसके रिसेप्शन की प्रॉब्लम होती है, या पेनक्रियाज ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा होता, पेनक्रियाज फंक्शनल नहीं होता। बीटा सेल भी होते हैं, इंसुलिन बनेगा अगर पेनक्रियाज फंक्शन न करे तो, लेकिन पेनक्रियाज फंक्शनल नहीं होता, तो फिर उसमें पेनक्रियाज के पॉइंट पे जो थेरेपी देनी होती है, या पेनक्रियाटिस की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी शुगर बढ़ता है, तो उसमें भी पेनक्रियाज के पॉइंट पे थेरेपी देना जरूरी हो जाता है। तो उन केसेस में एक्यूलाइफ जरूरी है। तो डॉक्टर साहब सेशन का टाइम तो हो चुका है, लेकिन हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो एक दो मैसेजेस मैं आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ। एक, हार्ट बीट इरेगुलर है,
हार्ट बीट इरेगुलर है तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं? और थायराइड पेशेंट को क्या स्पिरुलिना दे सकते हैं? हाँ, थायराइड पेशेंट को स्पाइरुलिना आराम से दे सकते हैं। हार्ट बीट इरेगुलर है तो उनको जॉय नेकलेस पहना दीजिए सबसे पहले, ठीक और है। हार्ट के ऊपर हेड केयर का मसाज देना शुरू कर दीजिए। ओके। और सर गैस्ट्रिक अल्सर के लिए क्या कर सकते हैं? एच कप चिटोसन एच कप एंड चिटोसन। ओके। बहुत बड़ा हथियार है। कैसा भी गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, ये कैसे में भी काम कर जाता है ये दोनों। बहुत स्पीडी रिकवरी है। सर अगर ओपीसी लेने से यूरिनरी इरिटेशन बढ़ जाए और बहुत ओवरी में पेन हो जाए तो उस केस में हमें किस तरीके से ओपीसी को फाइब्रेट को रिमूव करने के लिए यूज करना चाहिए? उनको ऐसे केसेस में कुछ दिन पहले उनको एफओएस और चिटोसन दीजिए, उसके बाद ओपीसी स्टार्ट कीजिए। जैसे 1 महीना एफओएस और चिटोसन दे दीजिए, उसके बाद ओपीसी स्टार्ट कीजिए, ओपीसी सही काम करेगा। ओके। और 9 साल का बच्चा है सर, अस्थमा से एलर्जिक है, सीजनली अस्थमा, एलर्जिक टू सीजनली अस्थमा, तो उस केस में आप क्या एडवाइस करेंगे? 9 ईयर का बच्चा है। स्पाइरुलिना, जिंक और हमारा बच्चों वाला प्रोटीन, ये 3 चीजें उसको कॉन्टिन्यूस देना शुरू कर दीजिए, वो ठीक रहेगा। और रिमोटिड सिरोसिस है, रिमोटिड सिरोसिस, इसमें क्या करना चाहिए सर? क्या सर, समझा नहीं? रिमोटिड सिरोसिस, तो समझ, स्पेलिंग बताएंगे एक बार? रेमोटिक, RHEUMATIC और PSORIASI। रोमैटिक सोरोसिस। रोमैटिक सोराइसिस के केसेस में आप ओपीसी का इस्तेमाल करें, और वही जो रोमैटिक सोराइसिस के केसेस में हमारा जो चिटोशन है लिवर का, उसमें लिवर का भी एच कप का पानी भी अच्छा काम करेगा। जी। तो ओपीसी, चिटोशन और एच कप। पूरे हेड में है ये सिरोसिस, पूरे हेड में है। इशू क्या है कि जो ये सिरोसिस का प्रॉब्लम है, उसमें सबसे अच्छा जो रिजल्ट मैंने देखा है वो है अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के पानी का। ब्लड भी आ जाता है। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का पानी है वो अभी सबको अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगर जिसके पास है वो अवेलेबल है जिसके तो पास है तो वो, हाँ, उस पानी के इस्तेमाल से फायदा होगा। और चिटोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिटोसन का पाउडर। वो जो वुंड हो जाता है ना, उसके ऊपर चिटोसन का पाउडर, अगर मान लीजिए ऐसे स्किन में है जहाँ पे उसका लेप लगा सकते हैं, तो हमारे ऑयल में चिटोसन का पाउडर मिक्स करके उसका लेप लगाए। नहीं तो चिटोसन का पाउडर ऐसे फिंगर से जैसे सॉल्ट स्प्रे करते वैसे स्प्रे कर दे। ओके। और सर सिरोसिस में क्या देना चाहिए? लेग के अंदर है। सिरोस में वही बताया, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ओजोन थेरेपी है, अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अवेलेबल नहीं है तो ये जो अपना फ्रिज प्यूरिफायर है वो लेकर के उसका जो जेट है जहां से हवा निकलती है उसको इफेक्टेड पोर्शन के ऊपर 5-7 मिनट घुमाते रहें, उससे फायदा होना शुरू हो जाएगा। और चिटोसन को ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर जो हमारा जो हैंड वॉश है उससे उसको वॉश नहीं करना है, उसकी लेयर उस पर लगा के छोड़ देनी है, थोड़ी घंटा 2 घंटा छोड़ देना है, तो वो भी फायदा पहुंचाता है उसको। और सर अगर किसी को फिट्स पड़ते हो, जैसे मिर्गी के फिट्स पड़ते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा वगैरह हम कहते हैं, फिट्स पड़ते हैं, तो उस केस में हम कैसे उनका ट्रीट कर सकते हैं? सो उसके केस में कोएंजाइम, मल्टीविटामिन और Fe+ देते हैं और हेड केयर की थेरेपी देते हैं। अभी जैसे कोएंजाइम नहीं है तो कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू होता है। बीसीएम इसलिए नहीं देते कि बहुत ज्यादा तेज ब्लड सर्कुलेशन भी कई बार उसके लिए फिट्स को बढ़ा देता है शुरुआत में। इंप्रूव तो करता है लेकिन शुरुआत में कंट्रोल, अगर बीसीएम करते वक्त ही फिट्स के दौरे आ गए तो क्या कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बीसीएम नहीं देते, वो एक्चुअल में ब्लड सर्कुलेशन का इशू है। तो कॉर्डिसेप्स ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। वैसे जो ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कोएंजाइम बहुत अच्छा काम करता था, बट अभी उसका अवेलेबिलिटी का इशू है, तो कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। कॉर्डिसेप्स का फुल डोज मतलब आधा डोज देना है, 1 कैप्सूल ट्वाइस देना है, और मल्टीविटामिन और Fe+ देना है, और हेड केयर की थेरेपी, हेड केयर का मसाज केवल हेड पे। वेरिकोन प्रॉब्लम के लिए क्या सप्लीमेंट और थेरेपी लेना चाहिए? वेरिकोस वेन्स में तो वही है सर, हेड केयर का जो मसाज है और ओपीसी, ओमेगा। ओके। और अगर सर आपने एक वेरिकोन वेन्स के लिए ओपीसी और ओमेगा बताया ना? जी। और थेरेपी भी हम दे सकते हैं, वो मल्टीफंक्शन हेड केयर की थेरेपी कर सकते हैं। हेड केयर की थेरेपी। ओके। वेरिकोस वेन्स में कुछ लोग बीसीएम शुरू कर देते हैं, बीसीएम की शुरुआत ना करें, कई बार वेन्स के फटने का खतरा पैदा हो जाता है अगर ज्यादा ब्लॉकेज है तो।
जब वो कम होने लगे बहुत ज्यादा, मतलब कि कम से कम 50% वो कम हो जाए विजिबली कि हाँ 50% अब कम हो गया, उसके बाद आप बीसीएम स्टार्ट कर सकते। सर कई बार कान के पर्दे में छेद हो जाता है, तो क्या उसको हम हील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कान के पर्दे में अगर छेद हो जाए तो हियरिंग के जो एक्यू पॉइंट्स हैं, कान के पर्दे का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो जो हियरिंग वाला टिनिटस वाला पेज है उसमें मिल जाएगा। वहां पे आप उसमें एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, सेल रिजुविनेशन, स्पाइरुलिना और जिंक दीजिए। इवन बाय और बर्थ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसमें भी फायदा हो जाता है। और सर प्रोस्टेट इशू हो तो क्या? उसमें, प्रोस्टेट, हाँ, उसमें प्रोस्टेट के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी, टी-पॉली, सेल रिजुविनेशन। लिकोडर्मा का ट्रीटमेंट हो सकता है सर? हाँ जी सर, लिकोडर्मा में हमें क्या देना है? जो सोराइसिस का ट्रीटमेंट है वैसे ही है, उसको भी आप ओजोन गैस से, जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर या इसकी हवा दे सकते हैं उसमें, फ्रिज प्योरीफायर की। और ल्यूकोडर्मा में जो हमारा वो है एलोवेरा वाला जो जेल है, मतलब हैंड वॉश है, उसका लेयर लगाना बहुत फायदेमंद है। ल्यूकोडर्मा में हमारा हेयर ऑयल का लेयर लगा के छोड़ना भी बहुत अच्छा रहता है। हेयर ऑयल के साथ जिंक के पाउडर को मिक्स करके उसके ऊपर लगा दें, बहुत अच्छे रिजल्ट। जी। और सर एक लेडी है जिसको 3 बार मिस कैरिज हो गया है, ओके। तो इस केस में कुछ हेल्प मिल सकती है? जो उनकी बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो वीक है, वो बच्चे को होल्ड, जब वो फीटस डेवलप होना शुरू होता है तो उसका कैरियर सही से बन नहीं पाता, वो होल्ड नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले उनको सप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा, स्ट्रेंथनिंग, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के, यूट्रस का, ओवरी का स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना है। उसके लिए उनको सेल रिजुविनेशन, जिंक, ओमेगा और स्पाइरुलिना कॉन्टिन्यूअस कम से कम 6 महीने खाना चाहिए पहले पे। बीसीएम की थेरेपी भी साथ में ले सकते हैं, एक्यूलाइफ की थेरेपी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले सकते हैं। और इस पीरियड में कंसीव ना हो, कम से कम 6 महीने ये सब करने के बाद ही कंसीव करें, तो उनको फिर शायद दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी होती है तो फिर से 6 महीने कंटिन्यू करें। कितनी प्रॉब्लम है वो तो स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने कि कितना, या उसके डेवलपमेंट में इशू है या उसके वॉल्स वीक हैं। जी। तो डॉक्टर साहब अभी आप बताइए कि क्या करना चाहिए? अभी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड सर रेज ये किए हैं। यूट्यूब पे भी है और फेसबुक लाइव पे भी है। फेसबुक पे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जिनको जी मैंने अभी आंसर नहीं किया है। फेसबुक पे जो लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो मैं उनको तो बाद में, वो कमेंट में होता है, बाद में रिप्लाई लिख दूंगा उसके कमेंट्स को सेलेक्ट करके। और यूट्यूब पे भी हम ऐसा करेंगे। जी और इस सेशन को फिर हम बीच बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन यही कर सकते हैं। एक ही दिन में तो सबको पूरा दिन का सेशन लग जाएगा तो भी शायद खत्म ना हो, बिल्कुल बिल्कुल खत्म नहीं होगा। तो क्योंकि मैं लोगों के दिमाग में तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते रहेंगे। हेल्थ इश्यूज तो लगभग 12,000 टाइप की बीमारियां हैं। जी जी, तो मैं एक एफर्ट डाल देता हूँ कि मैं जो भी हमारे पास चैट आई है इसको सेव कर लेता हूँ। जहाँ तक हमने कवर कर लिया है वो हम तो कर ही चुके हैं, उसको तो रिपीट देख ही सकते हैं। बहुत से लोगों के रिपीट क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन टाइप कर दिया अपना, लेकिन उनको आंसर मिल चुका है, तो वो जब रिपीट यहाँ ये टेलीकास्ट देखेंगे हाँ, मैं बहुत सारे, जैसे फेसबुक पे भी है, मैं हाँ फेसबुक में भी जो लोग पूछे उनको भी करूंगा कि फेसबुक में मैंने देखा जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका मैं रिप्लाई कर चुका हूं ऑलरेडी। हो सकता है उन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, तो यही सेशन को अगर आप दोबारा एक बार देख लेते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नया क्वेश्चन कोई आ नहीं रहा है। जी।